आपकी क्रिएटिविटी पर, कल्पनाशीलता पर क्या जंग लगी है कि वो सड़ गई है? आपके निजी इंपल्सेस जो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग या डिस्टॉर्टेड आपके लस्ट्स हैं, उनको हावी क्यों होने देते हो क्रिएटिविटी के नॉर्म्स पर, एथिक्स पर? गुरुदेव, मेरी रक्त वाहिनी में रक्त जैसे जमा हुआ है, मेरे मांस का एक एक रेशा जैसे सड़ा हुआ है। बताइए गुरुदेव, मुझे ऐसा क्यों लगता है? गुरुदेव बोले, मैं क्या जानूं, जाओ पिता से पूछो। वो दिन है और आज का दिन है, राज साहब का वो मिलना और उनके बाद उनके साथ जुड़ना, मुझे धीरे धीरे, भाई साहब एक्टिंग नहीं, मुझे जीवन दर्शन के, जीवन मनोविज्ञान के सारे पटल खुलते चले गए। जब हम भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की बात करते हैं तो भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है जो नाट्य विधा में प्रशिक्षण दे रहा है। लेकिन जब हम उसकी बुनियाद में जाते हैं भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के, तो एक नाम जो उस बुनियाद में आता है वो श्री राज बिसारिया सर जी का है। ऐसे में राज बिसारिया सर का जो योगदान है रंगमंच को लेकर के, उसको अगर आप थोड़ा सा रेखांकित कर सकते। ग्लोबल लेवल पर तैयार कर रहे थे सर अपने आप को। क्यों? उन्होंने सार्त्र पढ़ लिया था, बर्नार्ड शॉ पढ़ लिया था, शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, ये सब पढ़ लिया था, पिंटर पढ़ लिया था, पेरेंडोलो पढ़ लिया था, यूजीन ओनील पढ़ लिया था। तो वो विश्व फलक पर, मतलब रंगमंच की क्या मानवीय अहमियत है, उसकी क्या कलात्मक तत्व हैं, वो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे थे यहीं लोकल में रह के। और 4 ब्रिटिशर्स को लेकर उन्होंने ओथेलो लखनऊ में डायरेक्ट किया था अराउंड 69। हमारे समाज में बड़ी सरलता से रेखांकित कर दिया जाता है ये सफल व्यक्ति है या असफल व्यक्ति है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कई बार हम अपने जब पैशन को फॉलो करते हैं, हम जुनून के पीछे भागते हैं अपने, तो बहुत कुछ है जो रह जाता है और कई बार ऐसा भी होता है कि हम असफल की श्रेणी में आ जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके लिए अगर सरल भाषा में समझें तो सफलता का मतलब क्या है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम आगे एक्टिंग करो ना करो, तुम आगे डायरेक्शन करो ना करो, तुम थिएटर में रहो ना रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने लिए झाड़ू लगाने या जूते में कील ठोकने का काम भी चुनो तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं होगा। लेकिन मैं सुनना चाहूंगा, एक दिन के हिंदुस्तान के 3 टॉप मोस्ट झाड़ू लगाने वालों में, बढ़िया झाड़ू लगाने वालों में, या 3 टॉप मोस्ट बढ़िया जूते में कील ठोकने वालों में एक तुम्हारा नाम होना चाहिए। क्या बात कि एक रचनाधर्मी व्यक्ति के जीवन में यात्रा का कितना महत्व होता है? हमारी राष्ट्रीय चेतना ये कैसे आई? गांव का हर व्यक्ति मिलिट्री में होता था और जब छुट्टी में आता था, भारत, पाकिस्तान, चीन, मॉस्को, जापान, इन सब का जिक्र हुआ करता था। मेरे पिताजी खुद 1942 में सेना में भर्ती हुए थे। तो हमारे पहाड़ के गांव के बच्चे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंफॉर्मेशन पाते थे, बगल के गांव की भले ही ना पाते। इस राष्ट्रीय चेतना ने कहा ये चट्टान भारत और ये भगवान है। रंगमंच एक इंसान को बेहतर इंसान बनाता है और बेहतर इंसान बनने की जरूरत हर जगह विद्यमान है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, विजय सिंह स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना बेहद खास शो द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजय सिंह लेकर आपके बीच में हाजिर है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर एपिसोड में हम किसी एक ऐसी शख्सियत को आपके बीच में लेकर के आते हैं जो अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं। समाज के लिए, लोगों के लिए उनकी जो भूमिका होती है वो बेहद प्रेरणादायी होती है। आज हमारे बीच में जो शख्स हैं वो बहुत विशेष हैं। विशेष इसलिए क्योंकि वो एक ऐसी विधा की सेवा पिछले इतने वर्षों से कर रहे हैं जिसकी हमारे समाज निर्माण में बेहद निर्णायक भूमिका है। मैं बात कर रहा हूं रंगमंच की। पिछले तकरीबन 4 दशक से लगातार बिना थके हुए रंगमंच की सेवा करने वाले एक ऐसे ही व्यक्ति को आपके बीच में लेकर के आया हूं जिनकी रंग यात्रा बेहद रोचक और दिलचस्प है। आज हमारे बीच में बेहद ही उम्दा रंगकर्मी, निर्देशक, लेखक और बहुत ही उम्दा प्रशिक्षक श्री ललित सिंह पोखरिया जी हैं। जानेंगे उनकी जीवन यात्रा के बारे में विस्तार से और कुछ रोचक ऐसे किस्से जो निश्चित तौर पे इस पूरी पीढ़ी को
प्रेरणा प्रदान करेगी। ललित सिंह पोखरिया उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद से ताल्लुक रखने वाले ललित सिंह पोखरिया भारत के प्रख्यात रंगकर्मी, लेखक, निर्देशक एवं रंग प्रशिक्षक हैं। पिछले 40 वर्षों की रंगमंचीय यात्रा में इन्होंने 150 से अधिक नाटकों का निर्देशन, तकरीबन 75 नाटकों का लेखन और 85 से ज्यादा नाटकों के तकरीबन 500 से ज्यादा शोज में अभिनय किया है। उत्तर प्रदेश के भारतेंदु नाट्य अकादमी से सन 1984 से 1986 तक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत अपनी संस्था निसर्ग के माध्यम से देश भर के हजारों युवा रंगकर्मियों को रंग प्रशिक्षण प्रदान कर इन्होंने रंगमंच की बुनियाद को और सशक्त किया है। निर्देशन के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने हेतु ललित सिंह पोखरिया को केंद्र सरकार द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से अलंकृत भी किया गया है। द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विथ विजित सिंह में आज जानेंगे ललित सिंह पोखरिया जी के जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्सों के बारे में। स्वागत है सर आपका हमारे शो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। और मैं कहूँ अगर ये मेरा अचीवमेंट है तो अतिशयोक्ति नहीं हो। ये हम सभी बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किया। शुरू करते हैं सर हाँ, इस रोचक इंटरव्यू को। आपने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, मैं देख रहा था आपके बारे में जब रिसर्च कर रहा था, लेकिन हम इस इंटरव्यू में उन किस्सों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रोचक पहलू हैं जो सामान्य तौर पे निकल के नहीं आ पाते। हमारा पहला सेगमेंट, आपकी इजाजत हो तो हम उसकी ओर बढ़े। इजाजत नहीं है, मेरी अभिलाषा है, मेरी हार्दिक इच्छा कि हम उस ओर बढ़े। मैं बहुत ही उत्साहित हूँ इस सत्र के लिए कि ये सत्र बड़ा रोचक होने वाला है, क्योंकि आपका जो तरीका है चीजों को कहने का, अभिव्यक्त करने का, वो बड़ा रोचक होता है और वो अभी हमें पता चल गया। तो हमारे पहले सेगमेंट का नाम है कुछ मैं पूछूं कुछ तुम बोलो। जी ठीक है। 150 से ज्यादा नाटकों का निर्देशन, जी 85 से ज्यादा नाटकों में अभिनय, जिसके 500 से ज्यादा शोज पूरे भारत में हो चुके हैं, 75 से ज्यादा नाटकों का लेखन और इसके साथ ही हजारों कक्षाओं में अध्यापन कार्य का अनुभव, पूरा डेटा कलेक्ट करके लाए हैं। और इससे सबसे ज्यादा ऊपर एक ऐसी प्रथा की शुरुआत, रंग प्रशिक्षण, नियमित रंग प्रशिक्षण, विशेष रूप से एक संस्था बना करके ना सिर्फ लखनऊ, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग, बल्कि देश के अलग अलग कोनों में जा करके रंग प्रशिक्षण प्रदान करना। आपके जीवन को मैं जब देखने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, तो यात्राओं का बड़ा महत्व है आपके जीवन में। लगातार जब अविभाजित उत्तर प्रदेश था, आप मूलतः उत्तराखंड के रहने वाले, लेकिन वो अविभाजित उत्तर प्रदेश था, तो मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। वहां से फिर लखनऊ आना, लखनऊ से प्रशिक्षण प्राप्त करना, देश के अलग अलग प्रांतों में जाना, चीजों को सीखना, फिर बाद में अध्यापन कार्य में लिप्त होना। मैं ये समझना चाहूंगा कि ललित सिंह पोखरिया सर के जीवन में यात्रा का महत्व क्या है, या अगर इसको और थोड़ा इसका साधारणीकरण कर दे इस प्रश्न का, तो ये है कि एक रचनाधर्मी व्यक्ति के जीवन में यात्रा का कितना महत्व होता है। बहुत कठिन और बहुत मौलिक प्रश्न आपने किया है। जी। यात्रा का महत्व कई दो आयामों में मैं कहना चाहूँगा कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक भौतिक आयाम, एक आंतरिक आयाम। देखिए, हमारा जो जीवन है मूल रूप से प्रकृति के 5 तत्वों से जुड़ने के कारण है या उन्हीं की वजह से है। मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। आकाश तो सर्वत्र एक जैसा है
ऑलमोस्ट। लेकिन यात्रा में हम प्रकृति की विहंगमता से जुड़ते हैं। जी। जब हम अपनी जन्मभूमि में जब पैदा होते हैं, अपना जीवन थोड़ा सा वहाँ गुजारते हैं, तो हम वहाँ के जो 5 तत्व हैं उनसे हमारा तारुफ बढ़ जाता है। तारुफ बढ़ने की तो बात ही नहीं कहनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, शायद मैंने कभी कहा हो, इंसान का प्रकृति के साथ नाभि नाल बंधन है। ठीक वैसे जैसे बच्चे का जब तक वो गर्भ में होता है माँ के साथ वो नाल से जुड़ा होता है, लेकिन जब वो बाहरी जीवन में आता है तो वो संबंध कट जाता है। लेकिन मनुष्य प्रकृति से तो कभी बाहर नहीं आ सकता। तो नाभि नाल बंधन हमेशा वो माँ के गर्भ में है, प्रकृति रूपी माँ के गर्भ में है। तो हम एक तरह से गर्भ की यात्रा कर रहे होते हैं। गर्भ वो अनंत है, विराट है, उसकी यात्रा हम कर रहे होते हैं। उसी माँ के अलग अलग अंशों का अनुभव अपने जीवन से जोड़ने के लिए कर रहे होते हैं, या कर रहे होते नहीं कर रहे, वो जुड़ जाता है। अगर हम इतने संवेदनशील होते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं, तो हमें अलग अलग जगह की आबो हवा से संवेदनात्मक संबंध बनता है, जो हमको मनुष्य रूप में और विराट बनाता है। यह है आत्मिक महत्व यात्राओं का। दूसरा भौतिक जीवन है, अलग अलग भाषा बोली है, अलग अलग फसलें हैं, अलग अलग ऊंचाई है, नीचाई है, अलग अलग तापक्रम है, और लोगों की संस्कृति है, सभ्यता है, जीवन संबंधी परिस्थितियां हैं, परेशानियां हैं। इन सब से वाकिफ होते हैं तो हमारा जो एक स्टोर होना चाहिए एक क्रिएटर के लिए, उस स्टोर में, उस भंडारण में अभिवृद्धि होती है। तो ये तो मैं कहता हूँ कि रंगकर्मी के लिए नहीं, लेखक के लिए, पेंटर के लिए, शिल्पी के लिए, सबके लिए ये महत्वपूर्ण होगा, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही उम्दा तरीके से आपने, और मुझे बड़ी खूबसूरत बात जो लगती है आपके जो अभिव्यक्ति का तरीका है, वो एक आप नया नजरिया जो देते हैं, वो मुझे लगता है क्योंकि भाषाई संकट, ये नजरिया निकालने वाला भी होता है, वो ऐसा मौका तो दे, उस रास्ते पर चलने का कुछ सिग्नल तो दे कि यहाँ चलना है। तो एक मैं जो देखता हूँ एक भाषाई संकट रहता है, मतलब युवाओं के साथ, विशेष रूप से हिंदी को लेकर के। तो जब आपकी हिंदी सुनता हूँ और आपके चीज़ों को हिंदी भाषा में अभिव्यक्त करने का तरीका देखता हूँ, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि हम उस पीढ़ी से हैं जहाँ पे हम आपको सुन पा रहे हैं, और इतने उम्दा तरीके से हिंदी में अपने विचारों को कैसे प्रकट करना है, वो वाकई बड़ा रोचक होता है। और मुझे लगता है कि ये पीढ़ी इससे सीख लेगी कि अपनी भाषा पे कैसे गर्व करना है और कैसे प्रकट करना है चीज़ों को। अब ये वैसे अपने आप हो जाता है, मेरा इसमें कोई कौशल नहीं है, अपने आप हो जाता है ये। एक आपके मैं जितने इंटरव्यूज देखता हूँ या जब कभी भी आपसे बात हुई, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आप अपने जो आपका पूरा व्यक्तित्व है, आपने जो ज्ञान अर्जित किया और आपके जीवन को संवारने में, सजाने में एक व्यक्ति को आप हमेशा क्रेडिट देते हैं, श्री राज बिसारिया सर को। जी। एक बड़ा ऐसा प्रश्न है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें पब्लिक डोमेन में ऐसे हो नहीं पाती, क्योंकि हम लोग जिस दौर के हैं उस दौर में बहुत ज़्यादा उनको देखने का अवसर हमें नहीं मिल पाया। आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं कि आपके दौर में बहुत सक्रिय रहे और आपको बहुत कुछ सीखने जानने को मिला। तो मेरा प्रश्न इसी से संबंधित है कि लखनऊ, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश के रंगमंच में राज बिसारिया सर का जो योगदान है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? पहले मैं सर का जो अपने मेरे प्रति योगदान है उसकी हल्की सी बात करूंगा। आज मैं थिएटर में जब इतना काम करने में सफल हुआ हूँ, पीछे मुड़ के देखता हूँ और इतनी पहचान बन पाई है कि आप जैसे सुधी, बौद्धिक, संवेदनशील लोगों के दिल में जगह बना पाया हूँ, तो इसका सबसे पहला क्रेडिट तो नहीं कहना चाहिए, थोड़ी देर पहले मैं कह चुका था, क्रेडिट नहीं है, वो प्रकृति है, वो मेरी जन्मभूमि है। मैं जो कुछ हूँ, मेरा जो स्पंदन है, मेरे जो इम्पल्सेज हैं, मेरी जो संवेदनशीलता है, वो उस भूमि ने बनाई है, तो मेरा कोई क्रेडिट नहीं। लेकिन आज इस जगह पहुंचने में मैं उस भूमि में शायद पैदा ना हुआ होता तो शायद इस लेवल पर नहीं होता। दूसरा, धरती में मुझे लाने के लिए मेरे माता पिता का ही योगदान। तीसरा योगदान है राज बिसारिया सर का। जन्म
देने और एक निश्चित संस्कारों से मुझे गढ़ने में माता पिता का निस्संदेह बिल्कुल अतुलनीय योगदान है। लेकिन जहाँ तक मेरे कृतित्व की बात आती है, वो राज बिसारिया सर का शायद मैंने कभी आपसे जिक्र किया हो। बात लंबी तो नहीं हो जाएगी? नहीं सर, ये जरा सोच लीजिएगा। मेरा 3-4 साल का जीवन बड़ा अनिश्चित बीता है, 80 से लेकर 82, 83, 84 तक का, जब तक कि राज साहब से मुलाकात नहीं हुई थी। संक्षेप में ही कहूँगा, बीएससी के बाद मेरा जब मैं पीएमटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, शायद मैंने कभी बताया तो मैं नेचुरोपैथी की ओर आकृष्ट हुआ। थोड़ा जल्दी बोलूंगा है ना। और नेचुरोपैथी का करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के बाद में व्यावहारिक प्रशिक्षण लेने के बाद अब जॉब कहाँ? पिताजी ने कहा तुम्हारी ये डॉक्टरी तो मैंने कभी सुनी नहीं ये क्या है? पिताजी सेना में जवान, रिटायर होने के बाद किसान। तो उन्होंने कहा ये मैंने कभी सुना नहीं है। क्यों कि मैं आपको बताऊं, एलोपैथिक डॉक्टरी में अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, उस समय आप 1000 रुपया भी आपके पास होता तो आप क्लिनिक शुरू कर देते, पर्चा लिखना था, दवा लो वहां से। नेचुरोपैथी में उस समय भी 40-50 हजार की, मैं 80 की बात बता रहा हूँ, कि जरूरत थी। उसका एक सेटअप होता है, तमाम सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, एप्रेटिसेस होते हैं। तो भैया, तो मैंने सोचा क्या होगा भाई, तो मैं जॉब ढूंढने लगा। लखनऊ में एक कॉलेज था नेचुरोपैथिक इंस्टीट्यूट योगा का, वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ तो वार्ड बॉय की भी जगह नहीं है, तो मैं तुमको कैसे लेक्चरर या कोई असिस्टेंट डॉक्टर या कुछ बना दूं, लेकिन तुम्हारी भाषा बहुत गजब की जो आपने बताई। मैंने उनको एक आध कविता सुने, बेटा ऐसा करो। 1948 से एक मेरी प्राकृतिक जीवन नाम की मैगजीन वो ठप पड़ी हुई है, प्रकाशित होती थी लेकिन इधर 8-10 साल से ठप पड़ी हुई है। मैं कॉलेज की मतलब काम धाम में इतना बिजी हो गया हूँ, तुम उसको संभाल लो, जब मरूंगा तो पत्रिका तुम्हारे नाम करके जाऊंगा। और मैंने उसको संभाला, बड़ी रोचक उसकी मतलब जो है पूरा अध्ययन किया। जैसे आप कहते हैं भाई ये पहले कुछ भी करने से पहले आपको अध्ययन होना जरूरी है, भले आप उसके मास्टर हो तब भी अध्ययन करना जरूरी है। वो किया, लेकिन 1 वर्ष बाद उनका देहांत हो गया। मैं बिल्कुल अनिश्चित उसमें। तो हम कुछ मित्र लोग मिलके जो है सोचा कि एक संस्था बनाई जाए, साहित्यिक कुछ कविताएं लिखी जाए और उनका अलग अलग विषय पर कविताएं लिखाई जाएं और उनकी समीक्षा की जाए साथ में। तो ये सब हम करते। तो हमारे पड़ोस में नंदलाल भाटिया जी एक रहते, तो उन्हें कहा ललित तुम जब कविता पढ़ते हो बेटा, तुम्हारे तो इसमें एक्टिंग जैसा हुनर दिखाई पड़ता है, क्यों नहीं राज बिसारिया साहब से मिलते हो? मैंने कहा ये कौन? रंगमंच से इंटरेस्ट था। और हमारे नेचुरोपैथी वाले कॉलेज में एक 3rd ईयर में स्टूडेंट थे राजीव, तो वो आर्टिकल देने आते थे मैगजीन में। मैंने उनसे बातचीत, तो मैंने कहा भैया ऐसा बेटा, नहीं वो हम उम्र ही थे, तो मैंने कहा कि यार हमें भी थिएटर कराइए। बोले ठीक है आप आइए। लेकिन बात आई गई हुई, मेरा लिखने का इतना प्रेशर रहता था। वो नंदलाल भाटिया जी ने याद दिला दिया। मैंने राज बिसारिया बाबू के, और क्या, उनका एक संस्थान है और बहुत बड़े विदेश के मतलब वो पढ़े हुए हैं, जानकार हैं, उनसे मिलो। कैसे मिलेंगे? बोले मैं उनसे पढ़ा हूँ 68-69 में, मैं लेके चलता हूँ तुमको। तो मुझे यूनिवर्सिटी लेके गए। सर जो है वहाँ क्लास ले रहे थे MA की। अब हम बिल्कुल अपने फील्ड में तो इसमें अकिंचन थे। राज बिसारिया जैसी हस्ती जिसको मैं इमेजिन करके बहुत मतलब एक उनका वो संकेत तो ले ही पा रहा था कि कौन होंगे, कैसे होंगे। वहां देखा, उन्होंने कहा देखो क्लास ले रहे हैं, हम जरा किनारे खड़े हो जाएं। हम लोग किनारे खड़े हुए, 2-3 लड़के दरवाजे को मतलब आ रहे थे, घर खोला, अरे बिसारिया सर, ये कहते उल्टे भागे। मेरे पैर थर-थर कांपने लगे। मैंने कहा भाई साहब इनसे तो बच्चे ऐसे डर रहे। नहीं डरो नहीं, वो डिसिप्लिन के बहुत पक्के हैं, उनको क्लास में नहीं आने, लेट हो गए होंगे और कोई बात नहीं। अब भाई साहब सर क्लास लेके निकले उधर, मैंने को देखे जा रहे हैं और चलो वो अपने रूम में जा रहे हैं, स्टाफ रूम में। तब तक पीछे चलते हैं उनके, चलते। लेकिन राज साहब बिल्कुल जीन्स पहने हुए, शर्ट, बड़े बड़े बाल, ठसक भरे। मुझे वैसे डरने लगा। मैंने कहा भाई साहब इनसे कैसे बात होगी? बोले डरो नहीं, बढ़ो आगे। उनको क्रॉस किया, इन्होंने अपना परिचय दिया। सर मैंने आपका अच्छा। सर का ये मतलब और तो रहता ही है, वो नारियल जैसे, मैं अभी पहले बीच में, बाहर से बहुत कठोर, और जो कठोरता के भीतर प्रवेश कर दिया, जीवनदायी अमृत जल वहां है, जीवनदायी अमृत जल। बशर्ते कि लोग अपने दुराग्रह, पूर्वाग्रह या बेजमीन के डर खत्म करके खुद वहां जावें, और वो सलीका लेके जावें, वो संजीदगी लेकर जावें, है ना, वो पात्रता लेकर जावें, तो फिर उनको भीतर जीवनदायी नारियल का जल मिलेगा। खैर ये तो बाद में जाना मैंने। हाँ, तो सामने आए, फिर उन्होंने सर ये ललित हैं, थिएटर करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना दे। सर की 1 मिनट की तीखी शार्प
लेकिन वात्सल्य भरी नजर मेरे पर पड़ी। अच्छा, क्या करते हो? मैंने प्राकृतिक जीवन पत्रिका और क्या बहाना था मेरे पास, और थोड़ी कविता वाला लिखना विखना। बोले अच्छा अच्छा, कहाँ क्यों? मैंने कहा पहाड़ को। बोले पहाड़ों से मुझे बहुत प्रेम है, और सर को समंदर और पहाड़, जहाँ विराटता है, फूलों से, वो तो कभी मैं बताऊंगा आपको, फिर कभी बैठेंगे उन्हीं के बारे में बोलने के लिए बैठेंगे कभी, है ना। फिर आना कभी, ये कहें और चलेगा। अब हमने कहा यार, इन्होंने कहा आना कभी, और धीरे धीरे इतनी बड़ी हस्ती, कोई बात भी नहीं हो, क्या करें। लेकिन अगस्त में भारतीय नाट्य अकादमी का विज्ञापन निकला कि द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए, नीचे राज बिसारिया। अरे ये सर तो वही है, और आप तो कह रहे थे उनकी संस्था। बोले यार मुझे खुद नहीं पता था कि भारतीय नाट्य अकादमी के डायरेक्टर हैं। मैंने तो समझा उनकी टॉस संस्था है, वहां बहुत डिटेल काम होता है। बस मैंने फॉर्म भरा भाई साहब, और तमाम सारी बातें हुई। मैं बहुत तैयारी करके गया था। उस तैयारी में मेरा दोस्त श्रीपाल तेवतिया, जो अब दुर्भाग्य से इस संसार में नहीं है, उसने मेरी कोचिंग करी। 3 दिन पहले वो आ गया था। मेरा सिलेक्शन हुआ 3रे नंबर पर। वो दिन है और आज का दिन है, राज साहब का वो मिलना और उनके बाद उनके साथ जुड़ना। मुझे धीरे धीरे भाई साहब, एक्टिंग नहीं, मुझे जीवन दर्शन के, जीवन मनोविज्ञान के सारे पटल खुलते चले गए, और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। इसके पीछे वही है, और उनके बारे में कह पाना थोड़ा मुश्किल है। वो लंबी बैठक होगी, लेकिन आप अंदाजा लग गया होगा। मैंने कहा बाहर से नारियल की तरह बिल्कुल कठोर, और भीतर जीवनदायी अमृत जल, न केवल आपके मोरल डेवलपमेंट के लिए, बल्कि जो शिल्प या जो सृजन विधा में आप प्रवेश कर रहे हैं, उसको भी अमृत वहां से मिलेगा। अब इतना कह पाऊंगा। अभी मुझे नहीं लगता मैं बहुत स्पष्ट उत्तर आपको दे पाया। नहीं, मैं बस ये जानना चाहूंगा कि श्री राज बिसारिया सर ने जो किया है, हम लोग सभी देख रहे हैं उसको। जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी ये समझना चाहेंगे कि जब हम भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की बात करते हैं, तो भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है जो नाट्य विधा में प्रशिक्षण दे रहा है। लेकिन जब हम उसकी बुनियाद में जाते हैं भारतीय नाट्य अकादमी के, तो एक नाम जो उस बुनियाद में आता है वो श्री राज बिसारिया जी का है। आपके जो व्यक्तिगत अनुभव है वो आपने साझा किए। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका फलक और बड़ा करता हूँ। ठीक, इस प्रश्न का मैं ये जानना चाहूंगा कि लखनऊ, जैसे आपने कहा कि आप रंगमंच जाने श्री राज बिसारिया सर की वजह से, या पहली बार जो आप उसके बारे में समझने की कोशिश किए, या वहां जब गए तो सबसे पहली बार उनसे मिले जी। मैं ये समझना चाहूंगा, जब उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में देखते हैं, लखनऊ तो छोटी एक इकाई हो गई, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसे में राज बिसारिया सर का जो योगदान है रंगमंच को लेकर के, उसको अगर आप थोड़ा सा रेखांकित कर सकें कि किस तरीके से एक पूरी जनरेशन को, या यूं कहें जनरेशंस को, क्योंकि आने वाले लंबे समय तक संस्थान तो बना ही रहेगा, और हमेशा जब हम इमारत की बात करेंगे तो बुनियाद की बात होगी, और वो बुनियाद में श्री राज बिसारिया सर का नाम खुद ब खुद सामने आ जाएगा। मैं आज आपसे ये समझना चाहूंगा, थोड़ा सा बड़े परिदृश्य में बात करें, कि वो उनका जो योगदान है उसको आप किस रूप में देखते हैं, व्यक्तिगत नहीं, बड़े फलक पर, सामाजिक फलक। बिल्कुल ठीक है, उत्तर प्रदेश के परिदृश्य। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसमें भी 10-15 मिनट लगेंगे अगर मैं संक्षेप में बात करूंगा तो। लेकिन उनके योगदान से पहले उनकी अपनी तैयारी पर, कोई आदमी बहुत बड़ा योगदान करता है, किस आधार पर वो कर पाया, उस पर मैं बात करूंगा। राज साहब ने 1958 में या 1962 में, मुझे याद नहीं, यूनिवर्सिटी थिएटर ग्रुप की स्थापना करी थी जब वो लेक्चरर थे वहाँ। ठीक है, वो इसलिए कि वो शेक्सपियर के मास्टर माने जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी में भी एक थिएटर कल्चर शुरू हो। राज साहब का एक मूल मंत्र है, रंगमंच एक इंसान को बेहतर इंसान बनाता है, और बेहतर इंसान बनने की जरूरत हर जगह विद्यमान है। किसी भी फील्ड का आदमी हो, तो विद्यार्थियों में, टीचर्स में भी, ये अगर एक सपोर्टिव क्रिएटिव मीडियम हमको मिलता है अपना क्वालिटेटिव डेवलपमेंट करने के लिए, जो कि ज़रूरी है। हम छात्र हैं तब भी, हम अध्यापक हैं तब भी, हम प्रशासक हैं तब भी, हम किसान हैं तब भी, हम झाड़ू लगाने वाले हैं तब भी। लेकिन वहाँ वो बहुत ढंग से कुछ कर नहीं पाए, मतलब बहुत वो लंबे समय तक चल नहीं पाया, क्योंकि
छात्र 2-2 साल पर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और वहाँ उस समय सुविधाएं बिल्कुल थी नहीं, ना कोई ऑडिटोरियम जैसी कोई चीज़। सर बताते हैं कि बेंच खड़ी करके खुद नीचे जाकर रस्सियों से बांध के पाए जो टेबल होती हैं, मैं स्टेज बनाता था। ये कहाँ की बात कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। कोई कॉपरेट करने वाले लोग उन्हें दीवाना पागल कहते थे। तो धीरे धीरे फिर उन्होंने कहा ऐसे नहीं होगा, तो 1966 में उन्होंने थिएटर आर्ट्स वर्कशॉप नामक संस्था की स्थापना की, ताकि उस समय लखनऊ में जो थिएटर का प्रचलन था, कुछ भी कर दो, मंच पर कर दो, वो नाटक है। मैं यहाँ पे रोकूंगा एक चीज के लिए, थोड़ा सा, चूंकि दर्शक कंफ्यूज ना हो। हाँ ये जो थिएटर में इन्होंने यूनिवर्सिटी में थिएटर की शुरुआत की, हाँ प्रारंभिक तौर पे, क्या इसके पहले उनका प्रशिक्षण जो हुआ था वो कैसे हुआ? उनका रंगमंच का प्रशिक्षण या उनका जुड़ाव कैसे हुआ? बात लंबी हो जाएगी, बस मैं ब्रीफ में चाहूंगा। हाँ। एक बार अगर आप ये बता दें कि क्या वो कहीं से प्रशिक्षित थे या प्रेरित थे? बताता हूँ। जी, बहुत सही। राज साहब अपने बचपन के बारे में बताते हैं। वो अशोक कुमार जी से बहुत प्रभावित थे, उनकी फिल्में देखते थे, उनकी तस्वीरें जेब में रखते थे। मोतीलाल रियलिज्म के ग्रेट आइकॉन ऑफ इंडियन सिनेमा, रियलिज्म, उनसे वो प्रभावित थे। बाद के दिनों में उनसे मिलने भी गए वो। और पृथ्वीराज कपूर जी लखनऊ में थिएटर करने आते थे, मैफेयर में नाटक करते थे, भोपाल हाउस में टिकते थे। राज साहब एक किशोर बच्चा वहां जा रहा, उनके बीच सुनता है, बैठता है, देखता है। पापा जी से उनकी बात होती थी, राज कपूर जी से उनकी दोस्ती हो गई वहां, क्योंकि उनको बम्बई जाना था, उनको अभिनय बहुत प्रेरित कर रहा था। और पृथ्वीराज जी के नाटक में जो उनकी कंसर्न थी, ह्यूमन कंसर्न, सोशल कंसर्न, उससे वो बहुत प्रभावित थे। लेकिन जब बोले बेटा मैं मुंबई गया, लोगों ने, कुछ लोग, मुझे वहां बड़ी मुश्किल से मुलाकातें हुई, लोगों ने कहा कि, लोगों ने मुझे मेरे उलाहना कि दुबले पतले हो, काले कलोटे हो, तुमको हीरो कौन बनाएगा ये। और मेरे बारे में उनको मालूम पड़ा कि मैं तो थिएटर मतलब टीचर हूँ। बोले तुम लिखने पढ़ने वाले आदमी हो, डायरेक्शन वगैरह की तरफ जाओ। तो मैं ऐसे भटके पड़े, डायरेक्शन नहीं, मेरे को तो एक्टिंग ही करनी थी। अब भैया लौटे। अब सुनिए, चिन्हट के आगे दूर दराज खेतों तक जाते थे साइकिल से, कि उनकी आवाज ठीक नहीं थी। वहां हवा में थ्रो करते थे, अपनी आवाज वापस सुनते थे। गोमती किनारे तट के बाद यूनिवर्सिटी के अलावा और कुछ नहीं था, ये डालीगंज के कुछ पुराने, गोमती तट पर जाकर, क्योंकि उनकी अंतरात्मा ने शायद कहीं, उनका बेटा किसी भी फील्ड में जाना है, ट्रेनिंग जरूरी है। तो उनसे हमने ये सीखा, कोई गुरु नहीं, कुछ नहीं, उनकी गुरु तो उनकी प्रकृति है। तारों को वो देखा करते थे, फूलों को देखा करते थे, वहां से इंस्पिरेशन लेते थे। तो अपनी तैयारी उन्होंने सालों साल इस तरीके से की। फॉरेन से मैगजीन मंगाते थे थिएटर की, जो 3-3 महीने बाद उन तक पहुंचती थी, वहां से सीखते थे। क्योंकि लखनऊ में भी जाने लगे, बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने लखनऊ थिएटर में क्यों नहीं संपर्क किया। जहां जहां गए उनके मन की प्यास नहीं बुझी। वो चाहते थे कि नहीं, कुछ परिपक्व हो, कुछ साइंटिफिक हो, प्रिसाइज हो, क्रिएटिव हो, रचनात्मक मूल्यों वाला हो। उनको नहीं मिलता था, तो वो तड़पते थे, कहाँ सीखूं, क्या करूं। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे पढ़ने से कि बॉडी पर, वॉइस पर इतना काम किया, इतना काम किया। वर्ल्ड लेवल के थिएटर से अपना संपर्क बनाया, वर्ल्ड लेवल के थिएटर से, ठीक है। तो वो फिर अपनी जो उन्होंने सीखा समझा, अपनी जो तैयारी की, 1966 में जब थिएटर आर्ट्स वर्कशॉप बनाया, उस बनाने में भी लखनऊ वालों ने उनके उलाहना की। अब गधे एक्टिंग करेंगे, गधे घोड़े बनाए जाएंगे, अरे ये तो बॉर्न आर्ट है। मैं कहता हूँ बॉर्न आर्ट नहीं है, बॉर्न टैलेंट है। मैं ये कह रहा हूँ, टैलेंट को आर्ट में कन्वर्ट करने के लिए तपस्या लगती है, जीवन समर्पित करना पड़ता है। और सर ये बात समझते थे। टैलेंट तो हो गई, मनुष्य के 7 परिचयात्मक लक्षणों में आखिरी लक्षण एक अभिव्यक्ति है ही है। जिज्ञासा, चिंतन शक्ति, विश्लेषण शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और अभिव्यक्ति। जब जब हम झूठ बोलते हैं, क्या एक्टिंग ही तो कर रहे होते हैं, तो एक हमारा वो इंस्टिंक्ट है, लेकिन वो आर्ट बनाना है, आर्ट के लिए पिक्चर। तो राज साहब ने इस बात को समझा, तब उन्होंने लखनऊ थिएटर में, और इसी दौरान ब्रिटिश ड्रामा लीग द्वारा बुला लिए गए। वो क्या बात है। 69 में उन्होंने लखनऊ में ब्रिटिशर्स, यूरोपियन और अमेरिकन जो टीचर्स थे यहाँ स्टडी करने आए थे, वो कोलैबोरेशन के तहत कोई एक योजना थी, जिस योजना के तहत बैरी जॉन जी दिल्ली में आए थे, उसी योजना के तहत लखनऊ में
अलग बहुत यूरोपियन और अमेरिकन आए थे टीचर्स। राज साहब का उनसे संपर्क था। ग्लोबल लेवल पर थिएटर की आर्टिस्टिक, क्रिएटिव और वैचारिक वैल्यू से उनका साबका पड़ रहा था। ग्लोबल लेवल पर तैयार कर रहे थे सर अपने आप को, क्यों? उन्होंने सार्त्र पढ़ लिया था, बर्नार्ड शॉ पढ़ लिया था, शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, ये सब पढ़ लिया था, पिंटर पढ़ लिया था, पेरेंडोलो पढ़ लिया था, यूजीन ओनील पढ़ लिया था। तो वो विश्व फलक पर मतलब रंगमंच की क्या मानवीय अहमियत है, उसकी क्या कलात्मक तत्व हैं, वो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे थे यहीं लोकल में रह के। और 4 ब्रिटिशर्स को लेकर उन्होंने ओथेलो लखनऊ में डायरेक्ट किया था अराउंड 69। क्या बात, कैसे हिम्मत की हुई होगी जिस आदमी को लोकल परिवेश जो है सपोर्ट क्या समझ ही नहीं रहा है और उलाहना दे रहा है, उसको ग्लोबल लेवल पर लोग जान रहे हैं और मान रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये सारी रिपोर्ट छपती थी लंदन में। क्या तो राज साहब को बुलाया गया, अरे सच एन एक्सपर्ट इन लखनऊ। वाह। तो ब्रिटिश ड्रामा काउंसिल ने, ब्रिटिश ड्रामा लीग में उनको बुलाया, जहां उन्होंने ट्रेनिंग भी ली और एज कोऑर्डिनेटर और टीचर ट्रेनर के रूप में पार्टिसिपेट भी किया। और ये हो रहा है 69, 70, 71 में हो जा रहा भाई साहब ये। फिर वो लखनऊ आते हैं। यहाँ लखनऊ अब क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाना कोई नहीं मानने वाला, तो उन्होंने कहा यार लखनऊ वालों के जहन में कैसे डालो भैया कि ट्रेनिंग जरूरी है, थिएटर की कोई आर्टिस्टिक वैल्यू होती है, कोई एस्थेटिक वैल्यू होती है, उसके कुछ मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं, कैसे समझाऊं? अब मेरे से तो समझने वाले नहीं। उन्होंने क्या किया, ओम शिवपुरी जी को दिल्ली से बुलाना शुरू किया। ओम शिवपुरी, सुधा शिवपुरी, अनुराधा कपूर जी, राजेंद्र गुप्ता, राजेंद्र और राम गोपाल बजाज जी, वो उनके लिए लखनऊ में थिएटर करने आते थे। वाह। इनके साथ प्ले तैयार करने के लिए, लिए हाँ, वो अपना प्ले लेके आते थे और यहाँ प्ले की रिहर्सल्स होती थी और इनके प्ले में काम करते थे। ओम शिवपुरी जी के बारे में आपको मालूम होगा, अलकाजी के समय में वो पास आउट हो चुके थे एनएसडी और रिपर्टरी में चले गए थे। और लीजेंडरी प्लेज ऑफ मोहन राकेश, शेक्सपियर एंड सोफोक्लीज, उनकी डायरेक्शन भी क्या, उसमें लीड रोल भी क्या ओम शिवपुरी जी ने। इतनी आइकॉन थे वो राज साहब को दोस्त मानते थे। इन लोगों ने कहा राज ऐसा है, तुम कोई ना कोई रिपर्टरी खोल दो, यहाँ ट्रेनिंग तो होगी नहीं, लेकिन ऐसा करना। तो सर ने कहा ठीक है, आप लोग मेरी मदद करोगे, आओगे तुम लोग करने, ताकि लखनऊ वाले देखें, जाने, समझें। तो यहाँ प्लेस दिखाए गए। अब लखनऊ वाले बोल तो कुछ नहीं, लेकिन देख रहे हैं ओम शिवपुरी आ रहे हैं यहाँ, राम गोपाल बजाज आ रहे हैं यहाँ, राजेंद्र गुप्ता आ रहे हैं, अनुराधा कपूर जी तो बाद में एनएसडी के डायरेक्टर भी रहे, सुरेखा सीकरी, ये सब राज साहब के अंदर। वो समझ रहे हैं कि उन्होंने ग्लोबल लेवल पे लखनऊ से संपर्क किया। राज साहब लखनऊ से ग्लोबल लेवल पर हुए और लोगों ने ग्लोबल लेवल पर जुड़ के राज साहब से संपर्क किया। लखनऊ वालों का कोई तार ही नहीं जुड़ रहा, कोई कनेक्शन ही नहीं है, फ्यूज है सब कुछ, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं गवर्नमेंट के पास एक योजना भेजता हूं, सेमी प्रोफेशनल रिपर्टरी। उस सेमी प्रोफेशनल में क्या होगा, आप जैसे रिनाउंड एक्सपीरियंस्ड डिग्री होल्डर आर्टिस्ट प्लेस करेंगे और नए न्यू कमर्स को ट्रेनिंग देंगे। क्या बात। ये योजना सरकार को भेजी गई। तब संस्कृत विभाग नहीं हुआ था, तो सूचना विभाग होता था, संक्षेप में बता रहा हूं। तो उन्होंने उलट के राज साहब से कहा ये रिपर्टरी तो रहने दीजिए, अब आप जो है एक प्रशिक्षण स्कूल की योजना हमको बना के दीजिए। प्रभावित हो गए सब। वाह। ठीक है। अब उधर से संगीत नाटक अकादमी भी एस्टेब्लिश हो गई थी, तो उसी के अंतर्गत ये केंद्र बनाने का एक हुआ। और उसकी मीटिंग में नेमीचंद जैन, इब्राहिम अलकाजी जैसे लोग थे। और वहाँ की कोई वर्कशॉप की जाए, बहुत बड़ी, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। और उसके लिए अलकाजी से कहा कि आप आइए वर्कशॉप डायरेक्ट करें। उन्हें क्यों भाई, मैं क्यों, जब आपके पास लखनऊ में राज भिसारिया जैसी इंटरनेशनल हस्ती है, तो आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, उनका क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, ये क्या बात है। तब जाके सिलसिला शुरू होता है। 1975-76 में बहुत ह्यूज वर्कशॉप होती है राज साहब के गाइडेंस में, कहीं नैनीताल में, कहीं आगरा में, कहीं कानपुर में। और राज साहब आइकन्स को, जो आज आइकन है, उनको क्रिएशन का मौका देते हैं। एम के रैना को कानपुर की वर्कशॉप सौंपते हैं, बंसी कौल को बनारस की, वहाँ
आगरा की वर्कशॉप सौंपते हैं, वाह। खुद नहीं कर सकते थे? उनका जिगरा देखिए। जी जी जी। तो उनका नहीं, लोगों को, यूपी के लोगों को नेशनल लेवल के और इवन इंटरनेशनल लेवल की जो थिएटर एथिक है, जो कंसर्न है, सोशल ह्यूमन सिग्निफिकेंस है, उसका पता चले, तब शायद मुझे सर न फोड़ना पड़े। क्या बात। लेकिन उसके बाद भी लंबी पीड़ादायक लड़ाई लड़ी है उन्होंने। भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना के बाद भी सालों साल अपना जीवन समर्पित कर दिया। अगर वो अपना थिएटर आर्ट्स वर्कशॉप चालू रखते, ये सब न पढ़ते, वो भी हबी तनवीर जी की जगह वर्ल्ड वाइड अपने संस्था को स्थापित कर सकते थे, बिल्कुल। और जितने लीजेंडरी लोग हैं उनकी तरह कर सकते थे। उन्होंने तो खुद को स्वाहा करके थिएटर वैल्यूज को, अब हम इसको ये थोड़ी कहेंगे यूपी लेवल की बात है, ये तो इंटरनेशनल लेवल की बात है, इंटरनेशनल लेवल की बात है ये तो, है ना? तो ये योगदान तो इंटरनेशनल लेवल का है। तो बात ये खत्म हो गई। नहीं, बहुत आपने शुक्रिया आपका कि आपने बात निकलवा दी। मैं जी, पहले से ऐसे जी, तैयार थोड़ी था। जी, अभी जी, भी जी, बहुत सारे डेटाबेस चीजें छूटी हैं। जी जी। उस कमेटी में कौन कौन मेंबर थे, किसने क्या कहा, बहुत सारी बातें हैं। नहीं, लेकिन मैं उसकी जरूरत चाहूंगा है। कि हम लोग श्री राज बिसारिया सर के ऊपर एक अलग सत्र रखें और उस पर चर्चा बिल्कुल। करें। और मैं आपको याद दिला दूं, इसके जरिए मैं देखने सुनने वालों को बता दूं, कला वसुधा मैगजीन ने अपने 2-3 अंक पहले राज बिसारिया विशेषांक निकाला है, वाह। जिसमें इंटरनेशनल फिगर के लोगों ने जो है उसमें उनके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। अगर कला वसुधा लखनऊ की मैगजीन है, कभी आपसे लोग संपर्क करें तो बता दीजिएगा। उसमें मेरा भी 3 कॉलम A4 साइज की मैगजीन में 3 कॉलम 10 पेज मेरा राज साहब के ऊपर आर्टिकल है, अरे वाह। जो कि राइट टाइप A4 साइज टाइप में 30 पेज आता है, वाह। और इसके पीछे मेरे 1 साल की मेहनत है। जी जी। ठीक है, तो इस तरीके से लोग वाकिफ हो सकते हैं राज साहब के बारे में। बहुत ही उम्दा, और हम चाहेंगे हमारे दर्शक भी पढ़ें उस आर्टिकल को, क्योंकि उस दौर में, जिस दौर में लोगों को उतना पता भी नहीं था यहाँ पे रंगमंच के बारे में, हाँ, और उसको ग्लोबल लेवल पे जोड़ना, ये बहुत बड़ी पहल बहुत थी। बड़ी बात है। और आज की तारीख में भी जो हम सोचते हैं, उस दौर छोड़िए, हम आज की तारीख में भी बात करें तो ग्लोबली किसी चीज को सोचना, वो भी तब जब आपके पास संसाधन ना हो, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो उस वक्त पे ये सोचना, वो कल्पना करना, उन लोगों को, ब्रिटिशर्स को यहाँ बुला करके और उनके साथ प्ले करना, ये बहुत बड़ी बात थी। और मैं टोक रहा हूँ उनका, मैं ऑरा बताऊँ आपको। हम रिपर्टरी में थे, क्रिस हैरिस, बहुत बड़े कॉमेडियन जो थे, दिल्ली आए तो राज साहब ने लखनऊ बुला लिया, क्रिस हमारे यहाँ क्लास ले लो, रिपर्टरी लोगों के साथ थोड़ा ओरिएंटेशन कर दो। क्रिस एज स्टूडेंट उनको मतलब फॉलो करते थे, वो अपने रूम में, क्रिस प्लीज कम हियर, और क्रिस दौड़े दौड़े क्लास छोड़ के वहां जा रहे हैं। ये क्यों, ब्रिटिशर में ये इज्जत थी। यहाँ लोग कह रहे हैं एक आदमी गधों को घोड़ा बना रहा है, क्या बेवकूफ आदमी है। ये बात, सॉरी है बीच में इंटरप्ट बात किया। मैंने एक्चुअली उत्तर प्रदेश इसलिए कहा था, हालांकि उनका कद बहुत बड़ा है, क्योंकि जो लोग बाहरी स्टेट्स में रह रहे हैं, दिल्ली है, मुंबई है, या और सारे स्टेट्स हैं, उनके लिए बहुत सारे विकल्प हैं। दिल्ली वाले वहाँ पे तमाम सारे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ जा सकते हैं। मुंबई के लोगों के पास बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं, जा सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो लोग छोटे शहरों से आते हैं, विशेष रूप से, उनके पास निःशुल्क प्रशिक्षण के कोई केंद्र नहीं है जहाँ आ करके उनको एक बड़ा एक्सपोजर मिल सके। ऐसे में भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी जैसे संस्थान की महत्ता बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। चूंकि हम दूसरे प्रदेशों में जो हमसे ज्यादा प्रगतिशील हैं, वहाँ पे बहुत सारे विकल्प हैं। लेकिन मैं खुद एक छोटे शहर से आता हूँ, और मेरा भी जो थिएटर एक्सपोजर रहा है वो BNA की वजह से, भारतीय नाट्य अकादमी की वजह से रहा है। शायद वो ना होता तो आज हम लोग भी यहाँ ना होते, जो थोड़ा एक विश्वास मन में आया कि कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए उनकी भूमिका यहाँ के परिदृश्य में और महत्वपूर्ण हो जाती है। बाकी तो उनका कद तो और किसी का नहीं, उनका ज्यादा उनका हो जाता बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा था, और बहुत उम्दा तरीके से आपने बताया, शुक्रिया इसके लिए। एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको जब मैं सुनता हूँ तो एक जो फिलोसफिकल तरीका है आपका चीजों को देखने का, चीजों को 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो एक सरल तरीका है कि जैसे सब देख रहे हैं वैसे देखें, दूसरा उसको थोड़ा फिलोसफिकल तरीके से चीजों को देखा जाए। एक, हम किसी भी क्षेत्र में हो, सफलता और असफलता एक बड़ी भरमार है, मतलब सफल लोगों की भी, असफल लोगों की भी। मैं जानना चाहूंगा श्री ललित सिंह पोखरिया जी के लिए सफलता की परिभाषा क्या है? हमारे समाज में बड़ी सरलता से रेखांकित कर दिया जाता है, ये सफल व्यक्ति है या असफल व्यक्ति है।
मैं आपसे जानना चाहूंगा, कई बार हम अपने जब पैशन को फॉलो करते हैं, हम जुनून के पीछे भागते हैं अपने, तो बहुत कुछ है जो रह जाता है और कई बार ऐसा भी होता है कि हम असफल की श्रेणी में आ जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके लिए अगर सरल भाषा में समझें तो सफलता का मतलब क्या है? इससे पहले मैं बता दूं कि अभी मैं असफल अपने आप को मानता हूं और क्यों मानता हूं आगे बताऊंगा। जी। सफलता के भी दो आयाम है, एक भौतिक है, एक आंतरिक है। आंतरिक सफलता बहुत महत्वपूर्ण होती है, सबसे उससे ज्यादा। भौतिक सफलता जीने के लिए है, जीने के बाद लग्जरी के लिए है, लग्जरी के बाद फिर और जहां भी ले जाएं। लेकिन वो फिर जानवर भी तो भोगता ही है, लेकिन जानवर हमसे कहीं बड़ा है। जो नेचर ने उसको इंस्टिंक्ट दी है वही भोगता, उससे ज्यादा उससे ज्यादा वो रिजेक्ट करता है। रिजेक्ट करता है, उस तरफ जाता ही नहीं। आदमी किस हद तक आदमी बन पाया यही सफलता है, या नहीं बन पाया यह असफलता है। क्या बात, क्या बात। बाकी भौतिक जीवन में करोड़पति होते हैं। मैंने हाल में सुना है टाटा जी का, उनका एक स्टेटमेंट आया था, सफलता ये नहीं है कि आपकी कितनी गाड़ियां हैं, कितने आपके एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, है ना, कितने क्या हैं, कितना बैंक बैलेंस है। सफलता ये है कि आपने जीवन में कितने लोगों को रोजगार देने, उनको पेट भरने के मौके क्रिएट किए हैं। क्या बात। उन्होंने कहा मैं अपनी सफलता ये मानता हूँ। अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते क्योंकि हमें अपने ही रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन रंगमंच का भी जो जरिया है, जो माध्यम मैंने चुना है, वो इसलिए चुना है कि ललित सिंह पोखरिया व्यक्ति होने से पहले मनुष्य है। तो उसका दायित्व, किसी भी व्यक्ति का, इंडिविजुअल का दायित्व है कि मनुष्य किस हद तक बन पाया है। तो वो मैं मानता हूँ, और मैं बन नहीं पाया हूँ, इसलिए मैं भी असफल अपने आप को मान रहा हूँ। आप जब ये बात कहते हैं, मैं थोड़ा दर्शकों के लिए सरल कर दूं इसको। जब आप ये बात कहते हैं कि अगर आदमी बन पाया तो वो सफल है, नहीं बन पाया तो वो असफल है, थोड़ा इसको अगर हम सरल करें कि आदमी बन पाया को मतलब थोड़ा ब्रीफ में अगर हम समझने की कोशिश करें, संक्षेप में। इसका संस्कृत श्लोक बन रहा है, वो हिंदी में बोल दूंगा प्लीज। 18 अध्याय पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पूर्णाय पापाय परपीड़नम। दूसरों को दुख देना किसी भी कारण से ये पाप है, और दूसरों के हित में काम। अब इस दूसरे में अपने के अलावा सारी सृष्टि आ गई, पेड़ पौधे आ गए, जीव जंतु आ गए, मनुष्य आ गए, राष्ट्र आ गया, समाज आ गया। इसके लिए जो भी हित परोपकार में लगता है, अपना काम करता है, कोई भी हमारा कोई भी किया गया काम समाज विमुख ना हो, राष्ट्र विमुख ना हो, मानवता के मूल्यों को कम करने वाला ना हो, अपने घटिया स्वार्थों के लिए दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला ना हो, यही आदमियत है, यही आदमी बनना है। बस खत्म बात। क्या बात है ना। क्योंकि ये एक बड़ी बहस रहती है, मतलब मैं देखता हूँ, और कहीं ना कहीं हम ये तो सत्य है कि हम समाज का अंग हैं, और जब चीजें निकल करके आती हैं कि आपको बड़ी सरलता के साथ एक लेबल कर दिया जाता है ना कि ये सफल या असफल, तो बहुत ज़रूरी होता है इस तरह की परिभाषाओं का सामने आना, इस तरह के दृष्टिकोण का आगे आना कि आप ये समझिए कि एक बेहतर व्यक्ति होना ज़्यादा आवश्यक है, और जो बेहतर व्यक्ति है, बेहतर इंसान है, वही सफल है। एक बीते दिनों में, क्योंकि जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती जाती है, आप चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता जाता है। मैं जीवन के बारे में इन दिनों बहुत अध्ययन करने की कोशिश करता हूँ, अध्ययन से ज़्यादा खुद समझने की कोशिश करता हूँ कि हमें जीवन क्यों मिला है, इसकी सार्थकता क्या है, क्यों करना है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस मामले में आपसे बहुत प्रेरित रहता हूँ आपके विचारों को सुन करके। जीवन जो है, सबको पता है कि एक निश्चित अवधि के लिए मिला है, और उसके बाद, और ये भी नहीं पता है कितनी अवधि है। तो बीते दिनों जो बीता एक दौर रहा, 2 साल का कोरोना का दौर, उसने बहुत कुछ और भी सिखाया हम लोगों को। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आपकी नज़र में एक लंबा वक्त आप जी चुके हैं, हम लोग भी जी चुके हैं, लेकिन आपका अनुभव बहुत ज़्यादा है, और आपकी जो आध्यात्मिक समझ है वो बहुत ज़्यादा है। जीवन आपकी नज़र में क्या है? आखिर हम अस्तित्व में क्यों आए? इसका कारण क्या है, और क्या ये सब क्या चल रहा है? मतलब जीवन बड़ा कठिन है इसका उत्तर देना। तो जीवन क्या है, हम सब क्यों आए हैं,
इसके तमाम सारे वर्जन हो सकते हैं, लेकिन मेरा एक वर्जन जो थोड़ी देर पहले मैं बात कह चुका हूँ जी यही है। क्योंकि देखिए बाकी सारे जीवधारियों से अलग मनुष्य इस मामले में है, उसमें विवेक है। और विवेक क्या है, मतलब एक कॉन्शस, पता नहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कॉन्शस पाप करने के लिए उनको अलाउ करता है, दूसरे का नुकसान पहुंचा के भौतिक समृद्धि इकट्ठा करने का उनका मन करता है। जी लेकिन मुझे तो लगता है बेसिक ह्यूमन कॉन्शस तो यही हो कि भाई हमसे कोई दिक्कत ना हो। जी और जीवन इसलिए है कि हम शेष प्राणियों से तो विशेष हैं, तो इस विशेषता का कुछ न कुछ प्रमाण तो जीवन धरती पर करके जावें, जी है ना। कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा जी वो जो नहीं कर रहे हैं, जी और हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य होने के नाते हम उनसे अलग जो सृष्टि हित में कर सकते हैं। सृष्टि हित में जड़ भी आता है, चेतन भी आता है, जी जो करते एक हारमोनी, मतलब इस पूरे यूनिवर्स में एक सोलफुल हारमोनी बने, जी है ना। तो यही जीवन है, क्योंकि हमारे पास विवेक है। जी तो सबसे बेसिक काम तो यही। लेकिन आप किसान हो सकते हैं, आप मजदूर हो सकते हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं, लेकिन सब जगह इन मूल्यों को ध्यान में रखना है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ सर की, जी 1986 की बात है। सर, मतलब श्री राज बिसारिया हाँ, सर, हाँ। जी तो वो जीवन की बात बता रहा हूँ आपको। तो वो बाहर जा रहे थे, 3-4 कंट्रीज की, चेकोस्लोवाकिया, यूरोपियन कंट्रीज, मास्को जा रहे थे, सब इसी सिलसिले में। और मेरा BNA पूरा हो चुका था, मेरी इंटर्नशिप डिसाइड हो गई थी। जी उन्होंने मुझे अपने रूम में बुलाया, इधर आओ, 8-10 पॉइंट लिखा है कि आगे के 10 वर्षों के लिए तुम्हें टास्क दे रहा हूँ, नोट करो। वो सब तो मैं नहीं कर पाया। आगे के 10 वर्षों वर्षों के लिए आपको टास्क दे रहा हूँ, मैं बहुत सारा कर नहीं पाया, इसलिए तो सर से मिल नहीं पाता हूँ। जी लेकिन एक बात उन्होंने कही, जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम आगे एक्टिंग करो ना करो, तुम आगे डायरेक्शन करो ना करो, तुम थिएटर में रहो ना रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने लिए झाड़ू लगाने या जूते में कील ठोकने का काम भी चुनो तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं होगा। लेकिन मैं सुनना चाहूंगा, एक दिन के हिंदुस्तान के 3 टॉप मोस्ट झाड़ू लगाने वालों में, बढ़िया झाड़ू लगाने वालों में, या 3 टॉप मोस्ट बढ़िया जूते में कील ठोकने वालों में एक तुम्हारा नाम होना चाहिए। क्या बात, क्या अब बात, बताइए, जीवन ये है। क्या बात। जो भी काम करो, गांधी जी का कर्म ही पूजा है। जी रैदास जी तो यूनिवर्सल पावर से जुड़ गए थे, जूते में कील ठोकते हुए। एक से एक पंडित ज्ञानी पोथा पड़े हुए, उनके आगे कुछ नहीं थे। जी जी अब जीवन ये है, मैं क्या बताऊं, ज्यादा बताया नहीं जा सकता। संस्कृत में एक श्लोक आता है उपनिषदों में, जी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जी अब इसका अर्थ ये है कि ये जो अनंत है ना, ये ऐसी, मतलब एक जादू है, जी इसमें पूरे में से पूरा निकाल दो तब भी पूरा ही रहेगा, क्या पूरे में पूरा मिला दो तब भी पूरा ही रहेगा। क्या तो ये कहता है, हमारे ब्रह्मवेत्ताओं ने तो जीवन को ऐसे व्यक्त कर दिया है बहुत पहले। ये वो है। अब सोचिए, आंख बंद करके ये स्थान कहाँ खत्म हो रहा है, स्पेस कहाँ खत्म हो रहा है, कहीं नहीं खत्म हो रहा है, जी अनंत है। कितना निकाल लोगे फिर उतना ही रहेगा। जी 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 तो यही जीवन है। तो जब जीवन ऐसा, तो हम 2 शब्दों में क्या कहेंगे उसके बारे में, बिल्कुल। ये वाली बात। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आपने बड़ा अच्छा राज बिसारिया सर के बारे में जो आपने बताया कि हाँ। उन्होंने जो 10 बिंदु आपको बताए, हाँ। उनमें ये बड़ा महत्वपूर्ण था कि मैं देखना चाहूंगा कि अब मैं कोशिश करता हूं ऐसे। आपने देखा होगा, जब मेरी रिहर्सल रूम में आएंगे, मैं जूते बिल्कुल लाइन से लगाता हूं, और कभी जूते तितर बितर हैं तो अंदर लोगों में लाइन से चुप्पे चाप लगा देता हूं, दूसरे की रिहर्सल रूम के जूते में लाइन से लगा देता हूं। तो सर वाली बात इतना मैं ले पाया हूं कि वो लोग बाहर निकले तो उनको समायोजित, नहीं तो लग रहा कोई दंगा हो गया, कोई फसाद हो गया, जूते ऐसे बिखरे पड़े हैं भाई साहब। और करेंगे थिएटर, मानवता का उद्धार करने के लिए हम रंग कर्म कर रहे हैं भाई साहब। तुम अपने जूते नहीं संभाल सकते हो, जी 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 तुम अपने गंदे रूम में झाड़ू नहीं लगा सकते हो, जी तो मानवता का उद्धार करने निकले हो। जी। तो ये है बात। एक आपने जो बुनियादी मूल्यों की बात की, कल मैं एक नाटक देखने गया था, मैं नाम नहीं लूंगा, आप भी निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे नाटक देखे होंगे जिससे मैं बात करने जा रहा हूँ उस विषय पे। बीते दिनों फिल्मों में भी एक
एक नया तरीका शुरू हुआ है आक्रोश को प्रकट करने के लिए, या कई बार बहुत ज्यादा उसको यथार्थवादी बनाने के लिए अब शब्दों का जो प्रयोग हो रहा बहुत है। बढ़िया सवाल कर दिया आपने। तो कल मैं देखा, मुझे बड़ा असहज लगा, व्यक्तिगत तौर पे भी नहीं, सामाजिक तौर पे। एक पिता अपने 2 बच्चों को नाटक दिखाने लाए थे, और ये मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूँ, कल मैंने महसूस किया। और एक बच्चे की उम्र रही होगी 15-16 साल, एक की 12-13 साल। तो मैं उस पिता के बारे में सोच रहा था कि वो इसलिए नाटक दिखाने लाया ताकि मैं अपने बच्चे के भीतर जो एक रंग संस्कार है या नाटक के प्रति जो आकर्षण है, रंगमंच का जो अनुशासन है, उससे परिचित करा सकूं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में मेरा बच्चा भी इस क्षेत्र में कुछ संभावना तलाश सके। या मैं कह रहा हूं सिर्फ मनोरंजन के दृष्टिकोण से लाया हूं, लेकिन वो नाटक के मध्य में उनको नाटक छोड़ करके अपने दोनों बच्चों को लेकर के निकलना पड़ा। कारण क्या था? सरल सी बात है, कुछ ऐसे दृश्य, कुछ ऐसे शब्द जो कि शायद मैं भी अपने परिवार के साथ होता, मैं उम्र के इस पड़ाव पे हूं, लेकिन माता पिता जी के साथ होता तो मैं भी असहज महसूस करता, और वहां भी पिता पुत्र की ही बात थी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि दृश्यों को बेहद यथार्थवादी बनाने के लिए, प्रभावशाली इस नाते नहीं कहूंगा, जो कि मैं उसको कतई उस श्रेणी में रखना नहीं चाहूंगा, अब शब्दों का, गालियों का जो प्रयोग हो रहा है, वो अब फिल्मों से हम प्रेरित होकर के रंगमंच में आ रहे हैं, या रंगमंच से प्रेरित होकर फिल्म में गया, मुझे नहीं पता, कोई मतलब नहीं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। मैं बस आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस विषय पर, क्योंकि आपका एक बड़ा लंबा अनुभव हो चुका है इस क्षेत्र में, आपकी अपनी राय क्या है? मेरी वही व्यथा है जो आपकी है, या उस पिता के जो बारे में अभी आपने बताया वही व्यथा मेरी है। अब मैं इन यथार्थवादियों को एक बात कहना चाहता हूँ, स्टेज इज नॉट द रिप्लिका ऑफ रियलिटी, इवन इन रियलिज्म। क्या बात? क्यों? वहां यथार्थवाद में क्या क्या कर लोगे आप? वो तो लकड़ी का चबूतरा है, आग में जलने का दृश्य, तो आग में जलोगे? मुझे बताओ, बाढ़ आई है तो स्टेज पे नदी बहाओगे? क्या बात है? हाँ, तो फिर आंशिक रूप से क्यों कर रहे हो? तुम मर रहे हो तो क्या वाकई मरोगे? तुम्हें 10 दिन के भूखे का रोल करना है तो जीवन में 10 दिन भूखा रह के आओगे? कहां जाएगी कल्पनाशीलता, कहां जाएगी सृजनात्मकता? हमारे लिए पेंटिंग की दुनिया इस मामले में थिएटर वालों की आंख को, यथार्थवादी तथाकथित यथार्थवादियों के लिए, कि भैया ये जान लो कि स्टेज या सिनेमा एक सोशल आर्ट है, लिटरेचर इंडिविजुअल आर्ट है। आप किताब अकेले में पढ़ सकते हो, विजुअल पेंटिंग्स अकेले में देख सकते हो, लेकिन नृत्य, मंच का नाटक और सिनेमा आप समूह में देखते हो। वो समूह जानवरों का झुंड नहीं होता, झुंड क्राउड नहीं है, वो समूह समाज है। वो समाज में रिश्ते हैं, रिस्पेक्टिव एक वो रिलेशनशिप है, रिलेटिव रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ एथिक्स हैं। इस बात को क्यों भूल जाते हो यथार्थवादियों? पेंटिंग से सीखो। जैसे ये कप है चाय, किसी पेंटर ने यथार्थवादी शैली में बना दिया उसने, लेकिन मैं कहूं ये चाय मजदूरों का खून पीती है, इसको बनाओ। रियलिज्म में बना पाओगे? विचार और भावों को रियलिज्म में व्यक्त कर सकते हो, कभी कभी कर सकते हो। रियलिज्म में यथार्थ में दृश्य को ही दृश्य रूप में ला सकते हो एक निश्चित भंगिमा में, लेकिन विचार को, थिएटर विचार को विजुअल में बदलने की कला है, भाव को विजुअल में बदलने की कला है। जो इनविजिबल है उसको विजुअल बनाना है। कुर्सी को कुर्सी रख दिया तो कौन सा क्रिएट कर दिया आपने? क्या बात। और ये ध्यान में रखते हुए सोशल आर्ट है, तो आपकी क्रिएटिविटी पर, कल्पनाशीलता पर क्या जंग लगी है कि वो सड़ गई है? आपके निजी इंपल्सेस, जो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग या डिस्टॉर्टेड आपके लस्ट्स है, उनको हावी क्यों होने देते हो क्रिएटिविटी के नॉर्म्स पर, एथिक्स पर? क्या करते हो ऐसा? क्यों करते हो ऐसा? तो यथार्थवादी शैली में जब हम बाकी चीजों की भी कल्पना करके जी लेते हैं, भाव व्यक्त करते हैं, तथ्य नहीं, डेटा नहीं, उसका एसेंस, उसका दर्शन व्यक्त करते हैं या मनोदशा व्यक्त करते हैं, तो गाली देना एक आक्रोश की मनोदशा है। वो आक्रोश की मनोदशा व्यक्त करने के लिए दूसरे क्रिएटिव बाय मीन्स क्रिएट करो ना भाई। शब्दों की, वो भी नॉन सोशल शब्दों के गुलाम क्यों बनते हो? शब्द तो लाचारी है भाव की।
जब सब भर जाता है, जगह नहीं बचती, तब शब्द रूप में बात छलकती क्या है। बात। शब्द लाचारी है भाव की। उससे पहले तो यहाँ रोम रोम में भरेगा ना भाई। हाँ, जब जगह नहीं बचेगी तो वो डायलॉग बनेगा। क्या आपने ये दृष्टिकोण तो दिया ये है। तुम कहाँ जाओगे? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। कहाँ बौनों की तरह खोए हो भाई। अपने भीतर के असीमित भाव संसार की यात्रा करो तो सब सही हो जाएगा। जी। वो अपने बच्चे को कैसे ले जाएंगे वहां? या तो फिर उनकी कोई सोशल नॉर्म्स रहे ही नहीं, कोई पारिवारिक नॉर्म्स एथिक्स उनके रहे ही नहीं। बस यही है, थोड़ा मैं पीड़ित हो गया हूं तो शायद कुछ नहीं, मैं गड़बड़ खुद ढंग से भी बात कर मैं रहा हूं। चूंकि मैं कहीं ना कहीं हम लोगों के संस्कारों का भी ये प्रभाव है कि मैं थोड़ा सा इन सारी चीजों से बचता हूँ, इस तरह के शब्दों के प्रयोग से व्यक्तिगत जीवन में भी, और सार्वजनिक तो खैर हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम इस तरह से, क्योंकि जब हम मंच पे खड़े होकर कुछ बोलते हैं तो हम एक पूरी पीढ़ी को कहीं ना कहीं हम प्रेरित कर रहे हैं, प्रभावित करते हैं। एक प्रश्न है जो दिमाग में बार बार आता है, एक रंगकर्मी के तौर पर भी, एक दर्शक के तौर पर भी, और एक पाठक के तौर पर भी, कि नए नाटकों का इतना अभाव क्यों है। मतलब हम आज भी देखते हैं, मैं प्रश्न अपना पूरा कर लूं, हम आज भी देखते हैं कि चूंकि ये प्रश्न आते ही मैं देखा आपकी भाव भंगिमा बदली, हम आज भी देखते हैं कि जब भी नाटकों की बात आती है तो आज के 3 दशक 4 दशक पहले जो लोग हैं, मैं अगर आपकी बात करूं, आपने 85-86 में 84-86 में आपने बीएनए किया है और 87 से मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो मैं और आज की बात करूं, मतलब अगर आज हम 4 दशक बाद भी अगर बात कर रहे हैं, तो जो नाटक आपने शुरुआती दिनों में किया होगा या आपको कराया गया होगा, आज भी वो चल रहा है और तुरंत ये कहा जाता है अच्छा हमने भी ये नाटक किया है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या नए नाटक लिखे नहीं जा रहे हैं या नए नाटक लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि पुराने नाटक खराब थे, लेकिन समय काल परिस्थितियों के हिसाब से कुछ चीजें बदलती हैं। जैसे मैंने आपके काम करने का तरीका देखा, आपने बहुत सारे मौलिक नाटक लिखे और उसका मंचन भी किया, लेकिन ये बहुत सीमित है कि बहुत कम लोगों के पास लिखने की शक्ति है, क्षमता है जो लिख पाए। बहुत सारे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं या बहुत सारे और भी लोग हैं जो कोशिश करते हैं कुछ अच्छा लिखा गया हो, क्योंकि इतना ना सबके पास समझ है नाटक लिखने की और ना वो कौशल है। अंत प्रेरणा भी होती है। हाँ बिल्कुल। तो इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं? मतलब व्यक्तिगत अपना मत बताइएगा, क्योंकि आप तो मैं देखा हूँ बहुत मूल नाटक लिखे हैं। मैं आपका जो सामान्य दृष्टिकोण है मैं वो जानना चाहूँगा। बिल्कुल। हाँ, तो ये बात आपकी सही है कि आज भी पुराने नाटक खेले जा रहे हैं और मैं भी इस बात को उतना बुरा नहीं मानता जितना कि आप नहीं मानते। एक मैं आगे जोड़ता हूँ कि लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और पहुंच भी रहे हैं तो लोग चुन नहीं रहे हैं। लिखे जा, मेरी भी जानकारी 2-3 साल तक नहीं थी नए नाट्य लेखन कितना हो रहा है, क्योंकि मैं खुद ही लिख रहा था तो मैं इधर उधर जा नहीं रहा है ना। लेकिन अभी क्या हुआ, पिछले 2 साल कोरोना से पहले शायद भाषा विज्ञान का यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार था बहुत बड़ा, तो वर्तमान नाट्य लेखन पर मेरा वहां वो होना था, वक्तव्य भाषण होना था। तो मैंने अध्ययन किया, तमाम लोगों से, मैंने जयपुर से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, तमाम अपने मित्रों से मैंने बताओ नए नाटक कौन कौन लिखे जा रहे हैं, और मेरी आंखें चमत्कृत हो गई। मध्य प्रदेश में 1 से 1 लोग नाटक लिख रहे हैं, बिहार में लिख रहे हैं, और अच्छे स्तर का, जिसमें रंगमंचीय तत्व हैं, तकनीकी रूप से भी, वैचारिक रूप से भी। लेकिन आमतौर पर थिएटर में ज्यादा लोग थिएटर इसलिए कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, आरोप लोगों पर न जाए, हम नाटक कर लेते हैं इसलिए नाटक कर रहे हैं। हम नाटक इसलिए नहीं कर रहे हैं कि नाटक के जरिए हमें समाज के लिए, मानवता के लिए, अपने भीतर के लिए कुछ काम करना है। तो जब ऐसे तो वैसे नाटक चुन ही नहीं रहे, वहां नजर ही नहीं डाल रहे, घूम फिर कर दिल की दुकान, ऊपर की मंजिल खाली है। क्यों लोग हंसते? अच्छी सबसे बड़ी बात, यार कॉमेडी लोग पसंद करते हैं, यार कॉमेडी करो। लोग कल के दिन मंच पर आकर पॉपकॉर्न खाना पसंद करेंगे, तो आप वो पॉपकॉर्न बांटने लगोगे। क्या बात, क्या बात। तो यही वाली बात है। तो लिखे जा रहे हैं
नए नाटक लिखे जा रहे हैं, हम लोगों को सोचना चाहिए। हमारे पास पहले कहने के सर, लेकिन इसमें आपको नहीं लगता एक विषय ये भी है कि वो नाटक लिखे तो जा रहे हैं, लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, क्या प्रकाशित हो रहे हैं? लोगों तक पहुंचने के लिए आजकल तो सोशल मीडिया तमाम, मैं तो जानकारी तो मेरी बहुत सोशल मीडिया से हुई। अभी आशीष पाठक है जबलपुर के, उनका अगरबत्ती नाटक इतना गजब का चल रहा है, पूरे भारत में घूम रहा है। वो बेमई कांड में जो नरसंहार हुआ था, उनकी जो विधवाएं थी, उनका सब्जेक्ट है भाई साहब, कितना यूनिक सब्जेक्ट है। एक ऐसे एक मैम चौहान, बिस्नी चौहान जी हैं, वो लिख रही हैं, मतलब ये तो नाम आशीष त्रिवेदी हैं बलिया में, वो काम कर रहे हैं, तमाम लोग हैं। तो ये है बात। हम इस सेगमेंट के आखिरी पड़ाव पर हैं और वैसे तो सामान्य तौर पर हमारा पहला सेगमेंट मुश्किल 15-20 मिनट का होता है, लेकिन बातें इतनी ज्यादा हैं आपसे करने को कि कई बार वक्त ऐसा लगता है कि वक्त कम पड़ रहा है। इस सेगमेंट के आखिरी प्रश्न हम लेंगे। चूंकि आपका जो रंगमंची जीवन है, इस पे हम बहुत सारी चर्चाएं पहले भी कर चुके हैं, लोग भी करते हैं आपसे और सब जान रहे हैं, लेकिन आपका जो अलग अलग विषयों को लेकर के आपका जो नजरिया है, हम उस पर ज्यादा कोशिश कर रहे थे इस सत्र को रखा जाए। एक आखिरी प्रश्न इस सत्र का, जो एक वर्तमान परिदृश्य चल रहा है, इसमें हम बहुत ज्यादा प्रतिक्रियावादी हो गए हैं। मतलब छोटी सी कोई घटना होती है, हमें पता भी नहीं है इसके पीछे का सत्य क्या है, और हम एकदम से प्रतिक्रियावादी होते हैं, जिससे कई बार माहौल भी बिगड़ता है। बिल्कुल। और जो सामाजिक समरसता है वो बिगड़ती है। एक व्यक्ति को हम इतना ज्यादा पीड़ित कर देते हैं बिना सत्य जाने कि वो उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जितनी देर में सच जूते का फीता बांध रहा होता है, उतनी देर में झूठ जो है पूरे गांव का एक चक्कर लगा के आ चुका होता है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो इतने प्रतिक्रिया, जैसे अभी एक मैं देख रहा था, जो दिव्य कीर्ति जी हैं, दृष्टि IAS वाले, मैं देख रहा था कि उनके ऊपर एक आरोप लगा, वो आपने शायद वो वीडियो देखा हो, अभी बीते दिनों का है, जिसमें कि वो रामायण को जिक्र कर रहे हैं। और जब वो पूरा वीडियो आया तो मैं खुद देख के हतप्रभ था कि मतलब वो किस रेफरेंस की बात कर रहे हैं और किस तरह उसको एक क्लिप काट करके वो कर दिया गया। और जब तक वो आते स्पष्टीकरण देते तब तक ये सब हो मतलब FIR भी हो गई है उनकी यूपी में कुछ जगहों पे और सारी जगह। मैं ये समझना चाहूंगा कि ये जो हमारी प्रतिक्रिया, एक तो सोशल मीडिया ने हमको अधिकार दे रखा है, हम बेड पे बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हैं, है ना, हमें बहुत ज्यादा कहीं बाहर जाना नहीं है। तो इससे जो लोगों की छवि धूमिल हो रही है बिना सत्य को जाने, और जो हमारी जो एक आदत पड़ती जा रही है अपनी प्रतिक्रिया देने की, इस प्रतिक्रिया की जो तरीका है, इस पे आप किस रूप में इसको देख रहे हैं? ये कितना घातक है हमारे समाज के लिए कि हम जो इतने ज्यादा प्रतिक्रियावादी हो जा रहे हैं बिना किसी चीज के तथ्य को जाने? कैसे रोका जा सकता है? कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए तो यही एक तरीका हो सकता है, जितना नेगेटिव हो रहा है उसकी तुलना में पॉजिटिव को भी आना है सामने। और कोई सबसे कारगर तरीका हो नहीं सकता। जो पॉजिटिव लोग हैं, जो हम आप जो इन चीजों से पीड़ित हो रहे हैं और लग रहा है कि ये तो मानवता के लिए घातक है, न केवल किसी समाज विशेष के लिए या किसी संस्कृति विशेष के लिए, ये संपूर्ण मानवता के लिए घातक है। तो पॉजिटिव को ज्यादा से ज्यादा संख्या में, मात्रा में सामने आना होगा। लेकिन ये भी बड़ा दूरगामी प्रयास होगा, बहुत दूर तक ये चलेगा तभी संभव है। वही आपने कहा ना, जितनी देर में सच अपने जूते के फीते बांधता उतनी देर में। हमेशा इविल जो है पावरफुल रहा है और सत्य को संघर्ष करते रहना पड़ा है। चाहे पांडवों को ले लीजिए, चाहे राम को, राम के जीवन पर फिर कभी बात करेंगे। क्या मिला उनको, है ना, और किस लिए उन्होंने 14.5 साल का वनवास भोगा। भाई सीता जी का हरण तो आखिरी 6 महीने में हुआ था, 13.5 साल तक उस बंदे ने क्या किया वहां? पिकनिक थोड़ी मनाई होगी, सब कुछ होते हुए, है ना। तो क्या हुआ, एक वचन की रक्षा के लिए 13.5 साल की बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में जीवन बिताया है। तो सच को तो ये संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन ये मुद्दा उठाया जाना चाहिए। मैं अभी इतना ही कह सकता हूँ, पीड़ा मुझे भी उतनी है, मुद्दा उठाया जाना चाहिए। हो क्यों रहा है कि हमारे निजी संवेग आवेग हमको उन्माद की स्थिति में ले आते हैं और बीच में विवेक की जगह खाली कर देते हैं। बिल्कुल 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 सही। और वो रिएक्टिव हो जाते हैं, विवेकहीन प्रतिक्रिया। ठीक है, आपकी प्रतिक्रिया वही होने वाली, लेकिन विवेक को सामने ला के रखिए तो आपका तरीका बदल जाएगा प्रतिक्रिया का। जी। आप नीचे गिरने से बच जाएंगे, प्रतिक्रिया भले ही वही हो, नीचे गिरने से बच जाएंगे।
ये मेरा कहना। लोग समझ नहीं रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि कुछ पता चला ना, उसके बारे में कुछ रिसर्च करनी हाँ, है कि कुछ क्या इस नहीं। व्यक्ति ने वाकई ऐसा कहा, नहीं कहा, हाँ। क्या है। हमने तुरंत, मैंने देखा, मुझे कष्ट हुआ इस बात को कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स, कुछ बड़े पॉलिटिकल लोग, वो तुरंत इसको ट्वीट कर दिए। मतलब इतना तो एक हमारी सामाजिक जिम्मेदारी होती है, एक लेमैन करे तो फिर भी समझ में आता है कि हम चीजों को देखें, समझे तो पहले कि इसकी बिल्कुल। सत्यता क्या है। सिर्फ बिल्कुल, क्योंकि इसलिए बिल्कुल। क्योंकि हमारी विचारधारा से मेल नहीं खा रहा है, हम उसकी सत्यता को भी नहीं समझ रहे हैं, बस तुरंत बस। जो है उसको। ऐसे में मैं कहता हूँ जो हमारे सामाजिक राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं, उनका एक फिल्टर टेस्ट होना चाहिए, जी, तब जी। उनको वहां भेजा जाना चाहिए। इनमें मानवीय गुण कितने हैं, जी जी। है ना, लेकिन ऐसा संभव नहीं। जहां तहां तो आदमी बहुत घटिया सोच का आदमी पैठ बना चुका है। और मसला ये भी है सर ना कि मतलब जो पूरी प्रक्रिया है, मतलब हम्म। एडमिनिस्ट्रेटिव तो छोड़ दीजिए, हाँ। लेकिन विशेष रूप से जो पॉलिटिकल पूरी प्रक्रिया है, वो तो मतलब इतना रिगरस प्रोसेस है कि वो सामान्य व्यक्ति के लिए वहां तक पहुंच पाना पहुंचना भी ही मुश्किल है। मुश्किल ये भी होता बिल्कुल है सही, कई बार। हाँ, बहुत रिग्रेस। तो बहुत ही उम्दा तरीके से सर आपने इस पूरे सेगमेंट को चलिए। का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और और आपका आपकी- धन्यवाद कि आपने मुझसे ऐसा कुछ कहलवा दिया जो शायद मैंने बहुत कम कहा होगा। जी। तो आगे हमारे 3 छोटे छोटे सत्र और बचे हुए हैं, सेगमेंट ठीक बचे हैं, तो आपकी अनुमति हो तो हम उसकी ओर आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वागत है सर आपका हमारे इस दूसरे सेगमेंट में, जिसका नाम है पहली पहली बार। लेकिन मैं आपको दोबारा धन्यवाद दे रहा हूँ, दोबारा साधुवाद व्यक्त कर रहा हूँ। तो हम सभी के जीवन में आज जो कुछ भी हो रहा है, वो कभी ना कभी पहली बार घटा होता है। और जो पहली अनुभूति होती है किसी भी चीज की, वो हमेशा ताउम्र याद रहती है। बिल्कुल। हम चाहें या ना चाहें, वो हमेशा जीवन पर्यंत हमारे साथ वो स्मृतियां चलती हैं। तो हम चाहेंगे ललित सर के जीवन के उन पन्नों को पलटना जो कभी बहुत पहले शायद बहुत सारे पन्नों के पीछे छिप गए हैं हाँ, और हम नहीं जान पाते हैं उनके बारे में। तो इस सेगमेंट की कोशिश वही है। बहुत बढ़िया। पहला प्रश्न इस सेगमेंट का, हम श्री ललित सिंह पोखरिया सर की जो एक खूबसूरत सी जीवन यात्रा है वो देख रहे हैं। उनके जीवन में जो सफलताओं के किस्से हैं वो भरे पड़े हैं, हम उनको देख रहे हैं। लेकिन आपके जीवन की पहली वो असफलता जिसपे खूब फूट के रोना आया हो, ये क्या हो गया, ये अपेक्षित नहीं था, यहाँ सफल होना चाहिए था। कुछ छोटी असफलताएं याद नहीं आ रही, बहुत बड़ी घटना हुई हम लोगों के साथ। जी भारतेंदु नाट्य अकादमी के स्पेशल कंपोनेंट प्रोग्राम के तहत अलग अलग जनजाति और अनुसूचित जाति के क्षेत्र में जाकर जी उनकी लोक परंपराओं का थिएट्रिकल एक्सपेरिमेंटेशन करने का मौका मिला। जी तो हमको मिला बुंदेलखंड का इलाका। 1999 की बात है। जी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। नहीं, कोई नहीं। मैं मेन था, मेरे असिस्टेंट थे 98 बैच के परवेश वर्मा जी। तो भारतीय नाट्य अकादमी की ये योजना थी कि यहीं के पास आउट लोगों को एक रिसर्च ओरिएंटेड, थोड़ा सा सोशल कंसर्न को डेवलप करते हुए ये थिएटर का काम किया जाए। तो अलग अलग जगह पे जाकर उनके लोक तत्वों का समावेश करते हुए नाटक की तैयारी करनी थी, कार्यशाला करनी थी। हम गए हमीरपुर, परमेश जी और मेरे असिस्टेंट थे। तो एक रात हम हमीरपुर रुके, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पास में। वहाँ पता किया कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या है यहाँ। हमीरपुर बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो हमने कहा प्रवेश द्वार से ही निकला जाए, बांदा की साइड से ना निकला जाए। तो हमें सुझाया गया कि यहाँ से मोदाहा एक जगह है, उससे पहले आदिवासियों का, जनजाति का एक गांव है, कुंज बेदिया जनजाति का, इंगोहटा। लेकिन उस इंगोहटा में एक बस्ती उनके नहीं, तो वो बहुत बड़ा गांव है। लेकिन उन्होंने, लोगों ने हमें सावधान भी कर दिया था, ये थोड़ी आक्रामक जनजाति है और दिन में काम संपन्न कर लीजिएगा, और काम संपन्न हो गया तो आगे और कहीं ना बढ़िएगा। अभी महोबा की तरफ, चरकारी की तरफ, जहाँ आपको कबूतरा जनजाति मिलेगी वो और खतरनाक होगी। तो हमने कहा नहीं, एक दिन में एक ही जगह जाया जा सकता है, बाकी क्या है। अब हम पहुंचे, उतरे बस से, वहीं एक झोपड़ी नुमा टी स्टॉल समझ लिए गांव की जो होती है रोड पर, उन्होंने, एक बुजुर्ग थे, उन्होंने हम दोनों को देखा कुछ विचित्र से, बेटा कहाँ से, हम लोगों ने पूरा परिचय दिया। बोले अरे चलो हम दिखाते हैं आपको गाँव।
वो थे गया सिंह परिहार। अच्छा। वो अपने स्तर के एक अच्छे साहित्यकार थे ग्रामीण। हमने कहा हमें तो भगवान के दूत मिल गए जी। तो ले गए। प्रवेश द्वार मतलब जहाँ गांव शुरू होता है उसी के बगल में कुंज बेदिया जनजाति की बस्ती है। वहाँ सुमेर सिंह प्रधान, आज भी मुझे याद है, सुमेर सिंह से मिलाया क्योंकि हमारे वर्तमान राजनीतिक चेतना में सब लोगों को जोड़ दिया गया था तब भी। तो सुमेर सिंह जी से उन्होंने कहा ऐसा 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 है, आपकी मदद लेके लोगों से मिलेंगे। और सुमेर सिंह ने कहा आज तुम्हारे गांव की बैठक है, मैं वहां जा रहा हूँ, आप लोग गांव घूम के आइए, फिर मैं आता हूँ। अब हम गए पूरी बस्ती को जो है पार करते हुए गया सिंह जी के घर पर। वहाँ उनके बेटे चचेरे भाई थे जो कि इधर उधर अध्यापक थे। वहाँ थोड़ा बहुत भोजन किया। उन्होंने कहा अब चलो वापस चलते हैं, लेकिन 3-4 घंटे इसी में लग गए। इस दौरान जो मैं गांव से गुजरा, गरीबी जिस तरीके से अट्टहास कर रही थी क्रूरतम रूप में, मैं बहुत विचलित हुआ। बाद में मैंने लिखा है एक आर्टिकल बीएनए की भरत रंग पत्रिका में, हालांकि उसमें प्रूफ मिस्टेक बहुत है, सरशैया पर संवेदना। वो बात जो घटना हुई उसको शामिल करते हुए। चलिए 4 घंटे बाद हम आए, पता चला सुमेर सिंह अभी तक लौटे नहीं। तो उन्होंने कहा पता नहीं कब आएंगे, चलो हम ही मिला देते हैं। अब सुनिएगा भाई साहब, छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे छप्पर और 8-10 अधनंगे से युवा उद्दंड से ताशवास खेल रहे हैं। गया सिंह जी ने सोचा कि शायद मैं गांव का बुजुर्ग हूं तो मैं कुछ कहूंगा तो आ जाएंगे। ए भैया सुनो जरा, तनिक इधर आओ, लखनऊ से लोग आए, तुम इधर आ जाओ। बड़ी दबंगई और अभद्रता से मैंने कहा अरे बुजुर्ग को जैसा लगा हमको और ज्यादा ग्लानि हुई है, हमारे लिए काम करें और ऐसी बेइज्जती झेल रहे हैं। जैसे हम चलो पहुंचे वो नहीं चलते, इधर उधर से औरतें, उधर उधर लड़के, युवा सब उद्दंड से इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा देखो लखनऊ आए सरकार की तरफ से, उन्होंने सोचा ऐसी भाषा में समझ जाएंगे, ये गांव के रीति रिवाज, आप लोगों के गीत गाने और ये क्या क्या हैं। गांव से आए मतलब शहर से आए, बहुत आते हैं शहर वाले, तुम्हें कभी पता है यहाँ क्या क्या परेशानी है, क्या है यहाँ, और क्या आए हो, क्या योजना लाए हो, यहाँ ये नहीं वो नहीं। अरे भाई साहब इकट्ठा हुए, आक्रोशित होने लगे वो लोग। क्या है ये टेप रिकॉर्डर हटाओ यहाँ से। वो तो कहिए हमारे जो परमेश जी थे, रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पा रहे थे लेकिन दूर खड़े होकर फोटो वो खींच ले रहे थे। उन दिनों हमारे पास वो हॉट शॉट हुआ करता था, वो छोटा सा रोल लगता था उसमें। अच्छा। हाँ वो होता था। अब भाई साहब करते 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 वो हम लोग कैप्चर करने लगे, मतलब आक्रामक हो गए। औरतें चिल्लाने लगी भाई साहब गरीबों की तरफ कुछ ध्यान है, हम तो आए हैं कल्चरल उसके एलिमेंट को उन्होंने पता नहीं क्या समझ लिया। और भाई साहब और इकट्ठा, चलो पहले हमारे यहाँ देखो, पहले हमारे घसीटने लगे हमको, हमारे घर में चलो देखो क्या हाल है। अरे मैंने कहा भाई अब क्या होगा। और उनमें एक लड़का था बहुत ही नंग दड़ंग सा, बिल्कुल बोला। मैंने कहा हम सुमेर सिंह जी का इंतजार कर रहे हैं, सब करेंगे। हमने बातें बनाई, सुमेर सिंह का इंतजार करें, वो आने वाले हैं। जो है चलो मैं चलता हूँ, सुमेर सिंह को मैं बुलाता हूँ साथ में। तो हमने कहा यहाँ से अलग होने का थोड़ा सा बहाना मिल गया भाई साहब। हाँ चलो 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 चलो। तो हम दोनों और ये गया सिंह जी भी आए। हमने उनका आप चले जाइए, आप चले जाइए। ये लड़का हमको ले गया और वो जहाँ सुमेर सिंह बैठे थे उनके पास गया। हम लोग सड़क पर खड़े रहे और जैसे वो उधर गया हमने कहा परमेश निकल लो यहाँ से, क्योंकि आज वो बात तो हो ही नहीं पाएगी और पता नहीं क्या होगा। इतने आक्रामक हो। और हम लोग दौड़ते हुए वहां पर पहुंचे, हमीरपुर मोदहा रोड पर। वहां पहुंचे, उल्टी हमें लौटना था हमीरपुर, उल्टी दिशा में ट्रक जा रहा था। हमने कुछ नहीं देखा, हमने कहा भाई हमें मोदहा जाना है। परमेश्वर उस इलाके से थोड़ा परिचित, बैठ गए ट्रक पर। अब ट्रक में बैठे बैठे हम लोग पीछे देख रहे हैं, कोई आ तो नहीं रहे। फिर परमेश ने कहा दादा आप लौटेंगे तो नहीं, ऐसा है राठ में हमारे चाचा हैं दूर के रिश्ते के, वहां चलते हैं, अब उसी क्षेत्र में ढूंढते हैं, यहाँ नहीं, वहां रह जाएंगे, वहां 4-5 दिन रुकना भी पड़ेगा। तो ये हुआ। तो भैया वहां से कूदे हम लोग पीछे और मेरा हाथ पड़ा पीछे पत्थर पर, दायां हाथ, और ये इसमें हेयर पिन फ्रैक्चर आ गया, सूज गया हाथ मेरा। लखनऊ जब हम लौटे तो 4 साल तक मुझे पट्टा बांधना पड़ा। 4 साल तक? 4 साल तक मुझे पट्टा बांधना पड़ा। तो ये है कि गरीबी के साथ साथ अज्ञानता
और संवेदनहीनता ने भी कैसा कैप्चर कर दिया है उस समाज को भी जो हमारी सहानुभूति का पात्र है। जी जी तो जीवन के लिए बहुत बड़ी सीख मिली मुझे यहाँ से। हम कर थिएटर रहे हैं लेकिन जीवन से वाकिफ हो रहे हैं। जी जी तो ये एक फेलियर था, लेकिन वो बाद में बड़ी दिनों में हम कुछ किसी तरह से जुगाड़ करके इधर उधर जाके दूर दूर गांव में जाके किसी तरह से बटोरा लोगों को, लेकिन वो भी शराब भी धुत हैं, आ ही नहीं रहे हैं, हारमोनियम बजाते हैं, धुत आ ही नहीं रहे हैं। और एंड नाटक के टाइम पर क्या हुआ कि वहाँ शो ही नहीं हो पा रहा है। वो जो चैप्टर था वहां मैं रोया था। जो हमारा शो होने में जो असफलता हुई उस दिन मैं रोया था परमेश। हमने तो सोचा हम बहुत बड़े झंडे गाड़ेंगे सोशलिज्म के थिएटर के थ्रू, और यहाँ ऐसे व्यवधान और ऐसे ऐसे जीवन की वास्तविकताओं से परिचित होना पड़ रहा है। लोग कैसे फाइट करते होंगे, हमारे तो आंसू निकल गए। एक ये फेलियर था और इसी तरह तो आगे बढ़िए तो फिर बात हुई, लेकिन ये फेलियर आज भी मेरे स्ट्राइक करता है। वो इसीलिए हमने इस सेगमेंट को रखा था कि वो जो पहली बार वाली चीज आज तक आपको याद है। तो चाहते थे 23 साल हो गए। जी 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 जी। पहला मित्र आपका जो स्मृति में याद आता हो, क्योंकि जीवन तो बहुत बड़ा है और विविधताओं से भरा रहा, सबसे पहला मित्र। पहला मित्र पहले तो समझ में ही नहीं आता है कि मित्र क्या है। हाँ, बचपन में तो लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो मेरे मित्र थे। इसीलिए मैं जानना चाह रहा था कि सबसे पहला मेरे चचेरे भाई नारायण सिंह पोखरिया। घर अलग अलग थे लेकिन परिवार हमारा एक जैसा था। मेरे पिताजी मिलिट्री में थे लेकिन चाचा जी घर में किसान थे। तो नारायण दादा, हम दादा बोलते, दादा पहाड़ में। तो मैं, मेरी छोटी बहन और उनकी छोटी बहन अक्सर एक साथ खेलते थे। 7-8 साल की उम्र में तो हम तराई में माइग्रेट कर गए थे। वो 7-8 साल की उम्र तक का बताइए, वो हम दोनों जहां जाते थे एक साथ जाते थे। गाय चराना हो, पेड़ से आम तोड़ना हो, या और कुछ, या कहीं पहाड़ी जो गधेरा होता पानी बहता हो वहां कागज की नाव तैरानी हो, लकड़ी का चपटा टुकड़ा यूं करके फेंकते थे, यूं करना हो। तो वो और मैं बिल्कुल अभिन्न हो गए थे। उनके बगैर मैं नहीं, मेरे बगैर वो नहीं। अब बताइए क्या हम क्या बात करते थे सुनिए। हमारे मतलब पहाड़ी इलाका, घर से दूर 2 चट्टानें थी, एक छोटी एक बड़ी। हम कहते हैं दादा ये भारत है, ये भगवान है, क्यों भगवान भारत से बड़ा होगा। हमारी राष्ट्रीय चेतना ये कैसे आई? गांव का हर व्यक्ति मिलिट्री में होता था और जब छुट्टी में आता था भारत, पाकिस्तान, चीन, मॉस्को, जापान, इन सब का जिक्र हुआ करता था। मेरे पिताजी खुद 1942 में सेना में भर्ती हुए थे। तो हमारे पहाड़ के गांव के बच्चे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंफॉर्मेशन पाते थे, बगल के गांव की भले ही ना पाते। इस राष्ट्रीय चेतना ने कहा ये चट्टान भारत और ये भगवान है। दूसरी बात, गाय चराते हुए ऊपरी पहाड़ी से पत्थर लुढ़काते थे, नीचे गधेरा था, छोटी नदी। किसका पत्थर पहले वहां पहुंचता है? तो कहते थे मेरा घोड़ा होगा तो सीधे जाएगा, चीन का घोड़ा होगा तो यहीं टकरा जाएगा। ये बातें होती थी भाई साहब। तो वो मेरे दोस्त बचपन के 2 दोस्त कैसी बातें करेंगे। वो ना आपसी बातचीत का भी कहीं आज बीज के रूप में मेरे कार्य में लगे हुए, टंगे हुए ना। लेकिन हम लोग बिछड़ गए, लेकिन अब मिलना बहुत कम होता है। लेकिन नारायण दा को मैं अभी भी अपना अंश पाता हूँ, और उन्होंने अपना जीवन बहुत कर्मठता से जिया था। वो घर से भाग के किसी बात पे चाचा जी से नाराज होके दिल्ली चले गए थे। तो एक बहुत सज्जन सहृदय मिले, उन्होंने उनको रख लिया। उन्होंने ITI किया, इलेक्ट्रिशियन हुए NDMC में, बाद में फोरमैन होके रिटायर हुए। तो वो मेरे दूर रह के भी उन्होंने कर्मठता का मुझे वो दिया, बांट दिया और संवेदना दी, और हम दोनों ये अभिन्न है। बात के भी मतलब दोस्त तो अब भी बहुत है, लेकिन पन्ने बदल गए। तो लेकिन वो तब पन्ना दब जरूर गया है, लेकिन खोलो तो फिर खुलेगा। वही उन्हीं पन्नों को, क्योंकि उसी पन्ने के बाद तो ये पन्ने का नंबर आया, वो ना होता तो इसका नंबर ना आता। ये वाली बात देखिए, हमें लग रहा है हवाई उड़ान चल रही है। हवाई उड़ान, जहाँ एक और भी याद है हेलीकॉप्टर। अब आपने चीन की बात हाँ, की, नहीं मैं बताऊं, हमारे गांव के बगल से हेलीकॉप्टर, धारचूला मिलिट्री छावनी हुआ करती थी, ऐसे हेलीकॉप्टर जाया करते थे। तो हम कहते हेलीकॉप्टर हमको ले जाओ धारचूला, क्यों मिलिट्री के अलावा वहाँ कुछ और होता नहीं।
तो ये हेलीकॉप्टर ये इसने बचपन से फिर जोड़ दिया। इस कोने से उस कोने तक पहाड़ी में छिपने तक हम इसको देखते थे, चिल्लाते रहते थे। ये होता। एक समय के बाद तो कमाना जीवन का अंग हो जाता है, लेकिन पहली कमाई हमेशा याद रहती है। तो आपके जीवन की सबसे पहली कमाई कितने की? ऑन स्टेज भी बताऊंगा, बैक स्टेज भी बताऊंगा। 1986 कोर्स पूरा हुआ। थिएटर आर्ट्स वर्कशॉप में जुगल किशोर जी जुड़े थे। उन्होंने कहा थिएटर आर्ट्स वर्कशॉप से ललित एक प्रोग्राम वो होने वाला है नाटक, उसमें पार्टिसिपेट करो। और ये नहीं बताएंगे कुछ पत्रम पुष्पम मिले हो कुछ नहीं। 1986 की बात है। तो उसमें मैंने गाजीपुर का हज्जाम, वो मार्शियों का, उसमें गाजीपुर के हज्जाम का मेन रोल मैंने किया। जुगल जी का भी एक अलग अंदाज था। जब भी उन्होंने नाटक में मुझे लिया, मेन रोल में लिया, लेकिन अब मेरे कॉन्सेप्ट में मेन रोल या साइड रोल कुछ नहीं है, वो भी आगे बताऊंगा। तो उसमें मुझे 250 रुपए मिले उस नाटक में। उसके बाद 1988 में अतुल तिवारी जी मैकबेथ कर रहे थे मेघबूत संस्था से, मैकबेथ। और मैं उससे पहले एचबी शर्मा जी के साथ पीरियड कॉस्ट्यूम में असिस्ट कर चुका था। तो वही तो था मैं जो बाद में मैं टीचर बन गया, इसमें विजिटिंग फैकल्टी बन गया। उन्होंने उनको मालूम था ललित आओ मैकबेथ की कॉस्ट्यूम डिजाइन करो। तो उन्हीं के घर पर रहता था। जूट की रस्सी से, जंजीरों से, इनसे उनसे मैंने विचेज की कॉस्ट्यूम बनाता था, हाथ से बुन के तरह तरह के। तो उन्होंने भी फिर पकरासी दादा से 250 रुपए बैक स्टेज में 1988 में बैक स्टेज में 250 रुपए मिले। ये दो कमाई ऑन स्टेज, बैक स्टेज शुरुआती दौर में मुझे कमाई हो। ये बताइए। ये रहा। हम लोगों ने दोनों तरह के दौर देखे हैं। एक दौर वो जब सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी होती थी तो महीनों लग जाते थे। फिर दौर आया लैंडलाइन का, जब एक फोन पे काम हो जाता था। वो भी किसी किसी के यहाँ हुआ करता था। मतलब आपने तो पूरा ट्रांजिशन फेज देखा होगा, पत्रों से लेकर के और मोबाइल फोन तक। फिर आया मोबाइल फोन, जिसने जीवन ऐसा सरल बना दिया कि कहीं भी कभी भी किसी संपर्क किया जा सकता है। तो लेकिन मोबाइल फोन भी घर घर पहुंचने में थोड़ा वक्त लगा, या यूं कहें कि हर जेब में पहुंचने में थोड़ा वक्त लगा। और हम सभी के जीवन में मोबाइल फोन, जो पहला मोबाइल फोन था, वो हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा कि भाई ये कैसे काम करता है। तो आपके जीवन में पहला मोबाइल फोन आपने कब खरीदा और कौन सा खरीदा? बात कही आपने। मेरे जीवन का पहला मोबाइल फोन प्रेजेंटेड। अच्छा, क्या हुआ, पिहानी या पिलानी कोई जगह हरदोई में, वहां मुझे एक थिएटर वर्कशॉप मिल रही थी डायरेक्ट करने को, नवोदय विद्यालय में। मैं नहीं जा पा रहा था। और मैंने सुखेश मिश्रा जो बीएनए के पास आउट थे 98 के, मैंने उनसे कहा सुखेश मैं तुम्हारे बारे में कह रहा हूँ, ये संस्कृत विभाग की ओर से था, कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ और तुम्हारा नाम उसमें डाल रहा हूँ। और 2 सहायक भी जाने हैं, तो तुम अपने बैचमेट के 2 सहायक रख लो, परमेश वर्मा को और राजेश श्रीवास्तव को। ये लोग गदगद हो गए। पिलानी या पिहानी जो भी मुझे याद है, 1 महीने बाद लौटे एक मोबाइल सेट लेके। 2001 की बात है भाई साहब। तब शायद 15-20 लोगों में एक के पास होता होगा या 50 में एक के पास। इन्होंने ट्रम का जो बिल्कुल यूं खुलता था वो मोबाइल सेट मुझे प्रेजेंट किया। फिर नंबर के लिए मैंने अप्लाई किया, दादा आपके लिए, हमारे तेरों से। तो फिर मैंने उनका नाम रख दिया तीनेश, सुखेश, परमेश, राजेश। तो तीनों एश थे, तो मैंने तीनेश नाम रख दिया, तीनेश द्वारा। तो वो मेरा मोबाइल है भाई साहब, और वो नंबर आज तक मेरा चल रहा है। परसों ही मैंने एयरटेल में पोर्ट किया, नहीं तो पहले एसआर हुआ करता था, फिर वो हच हुआ, फिर वोडाफोन हुआ, फिर वोडाफोन आई हुआ, जो भी हुआ वीआई हो गया। और लेकिन नंबर मैंने मजबूरी में फिर पोर्ट करा लिया है, लेकिन नंबर वही है। इतनी लंबी हिस्ट्री है उसकी। क्या बात है। कितने साल? लगभग 21 साल हो गए। 21 साल हो गए उसको। ये है मतलब। और वो मेरे लिए स्पाइनल कॉर्ड की तरह काम किया। मेरे जैसे फ्रीलांसर भटकाऊ आदमी के लिए कितना जरूरी था। जी जी जी, कितना जरूरी था। इस सेगमेंट का आखिरी प्रश्न, आप मूलतः रंगकर्मी हैं, आपके जीवन में लेखन कार्य भी आपने बड़ी शिद्दत से किया, निर्देशन भी और बतौर अभिनेता भी। तीनों जानना चाहूँगा कि पहला नाटक जिसमें आपने अभिनय किया, पहला नाटक जिसका आपने निर्देशन किया, और पहला नाटक जो आपने लिखा, कौन सा रहा और किस सन में? पहला नाटक एकेडमिक तौर पर कहें, स्कूल में तो होते रहे जी छोटे मोटे। पहला एकेडमिक बीएनए फर्स्ट ईयर में बर्तोल ब्रेख्त का इन्फॉर्मर, जिसका हिंदी में अनुवाद हुआ था मुखबिर नाम से,
अतुल तिवारी जी के डायरेक्शन में। ओके 12 साल के बच्चे क्लासेस हेनरी का मैंने कैरेक्टर 84 में 84 में 28-29 नवंबर को 2 दिन शो हुए थे उसके। क्या बात 28 वाला शो मैंने किया था, 29 वाला संदीप ने किया था, मेरे बैचमेट। पहला रिटर्न डायरेक्शन लिखा भी था, निर्देशित अच्छा भी किया वो था। सेम नाटक था। हाँ, अस्थि कुंड। अच्छा ओके अस्थि वो तो कुंड बड़ा नाम से। पॉपुलर है हाँ हाँ 1987 में 31 दिसंबर को रविंद्रालय में उसका मंचन हुआ था। खोज नाट्य संस्थान से मेरे मित्र सौविक चक्रवर्ती ने, जो उस संस्था के थे, मुझे ऑफर किया था, तो वो लिखा था और डायरेक्ट भी किया था, उसमें एक्ट भी किया था। क्या बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा ये सेगमेंट पहली बार यहाँ समाप्त होता है। हम अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है संदेशे आते हैं। ठीक है, उन संदेशों की तरफ नजर दौड़ाते हैं, कौन कौन आए। जी स्वागत है सर आपका तीसरे सेगमेंट में। जब हमारे दर्शकों को पता चलता है, हमारा ये जो सेगमेंट है संदेशे आते हैं, तो हमारे दर्शकों को जब पता चलता है कि हमारे जो अगले गेस्ट हैं वो कौन है, तो वो ढेर सारे प्रश्न अपने पूछते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। अच्छा, ठीक। तो बहुत सारे प्रश्न आए थे आपसे पूछने के लिए, कुछ प्रश्न चुरा के लाया हूँ वहाँ क्या से। बात है। तो मैं चाहूंगा उसका उत्तर हमारे दर्शकों को मिलेगा तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। ठीक। पहला प्रश्न है, एक हमारे फॉलोअर पूछते हैं, हमारे चैनल के जो फॉलोअर हैं, कि बहुत सारे लोग जो नाटक करना शुरू करना चाहते हैं या रंग कर्म का जो औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पहले वो चाहते हैं कुछ अध्ययन कर लें, तब आए औपचारिक प्रशिक्षण के लिए, तो शुरुआती दिनों में वो कौन कौन से नाटक पढ़ सकते हैं, अगर कुछ नाटक आप रिकमेंड कर सके। हाँ देखिए, एक तो आउटस्टैंडिंग नाटक है हिंदी का, अगर हिंदी रंगमंच जी में हिंदी बात की करूं, बात है ना, जी, तो कई मामलों में इस विधा में आने वाले प्रशिक्षण लेने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए कई मायने में वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी वो सारे फैक्टर बच्चों के समझ में आने चाहिए। एक तो कंटेंट क्या है, जी मतलब विषय वस्तु क्या है, जी दूसरा नाटक की शैली, जी तीसरा उसका जो कथानक है, जी और उसमें जो व्यक्तित्व के विविध आयाम होते हैं, मन है, मस्तिष्क है, वाणी है और शरीर है, इन सबको एक्सप्लोर करने की कितनी संभावना है। तो इसके लिए 5-6 नाटकों का तो हमेशा नाम लिया जाता है। प्लीज बताएं। धर्मवीर भारती जी का अंधायुग, जी मोहन राकेश जी का आषाढ़ का एक दिन, जी लहरों के राजहंस जी और आधे अधूरे, ये तीनों में विषय वस्तु की दृष्टि से बड़ी विविधता है। ये तो तीनों पढ़ लिए जाएं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। इसके अलावा हुआ क्या, हिंदी रंगमंच बांग्ला लेखकों के द्वारा और मराठी लेखकों के द्वारा भी समृद्ध हुआ है। उनके हिंदी अनुवाद इतने मंचित हुए हैं कि उनको हिंदी का ही नाटक माने जाने लगा। तो ऐसे में बादल सरकार जी के नाटक, जी विजय तेंदुलकर जी के नाटक और गिरीश कार्नाड जी के नाटक, अगर इन 5-6 लेखकों को मैंने जो नाम दिया है, इनके नाटक पढ़ लें, वैचारिक दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बच्चों की सोच बढ़ेगी, कल्पनाशीलता खुलेगी और जानेंगे कि हाँ वास्तव में रंगमंच है क्या। ये बात। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे दर्शकों को उनका जवाब मिला है। एक चिंता कह लीजिए, हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने एक चिंता जाहिर की है अपनी, कि ये जो पूरा डिजिटाइजेशन का दौर है जिसमें दुनिया जो है यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स की तरफ भाग रही है, मतलब पहले तो कुछ बड़े कंटेंट भी लोग देखते थे, अब 1 मिनट के कंटेंट पे आ गए हैं ना, मतलब कितनी जल्दी अपनी बात आ जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में रंग मंच जो है वो कितना प्रासंगिक हो जाएगा, रह जाएगा? मतलब देखिए, इस धरती पर कोई भी चीज दूसरे का विकल्प एक सीमा तक ही हो सकती है या नहीं हो सकती है। जी ये सवाल आज इस संदर्भ में खड़ा हो रहा है, पहले फिल्मों के संदर्भ में खड़ा होता था कि फिल्म और रंगमंच, आज मतलब फिर सीरियल और रंगमंच, अब जो टिकटॉक और रंगमंच है ना। समस्या एक ही है कि रंगमंच बिल्कुल एक अलग चीज है। जैसे कविता कहानी का विकल्प नहीं है या कहानी कविता का विकल्प नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो संकट पैदा कर रहा है, जिस वजह से ये सवाल पैदा हो रहा है, संकट ये पैदा कर रहा है, आज शिल्प हावी हो रहा है, टेक्निक का जो ग्लैमर है, जो चमत्कार है, वो हावी हो रहा है, लेकिन एसेंस नहीं होगा तो कब तक चलेगा, जीवंतता नहीं होगी तो कब तक चलेगा। तो रंगमंच का तो वैसे भी कोई विकल्प नहीं, लेकिन भैया उसको सही नजर से, उसके सही आयामों को समझ के काम शुरू कर दो, तुम्हारा कोई चैलेंज नहीं बन सकता। बशर्ते कि आपकी शिद्दत और इज्जत दोनों रंगमंच के प्रति
उस लेवल पर हो जिस लेवल पर होनी चाहिए। बस एक प्रश्न हमारे दर्शक ने पूछा है, बड़ा रोचक प्रश्न है। सामान्य तौर पे कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, जो अभी नए लोग आ रहे हैं रंगमंच में, उनके लिए बहुत निर्णायक होती हैं इस तरह की कार्यशाला, और प्रस्तुति परक कार्यशालाएं विशेष रूप से मैं इस नाते कहूंगा, क्योंकि एक आकर्षण रहता है मंच पे जाने का और सारी चीजें। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमारे एक दर्शक ये पूछते हैं, एक लंबा अनुभव है आपका प्रशिक्षण का, कार्यशालाएं अनगिनत आप आयोजित कर चुके हैं अब तक, तो जो नए लोग आते हैं आपकी कार्यशाला में इस उम्मीद के साथ कि मंच पर जाने का मौका मिलेगा, तो उनके बीच में कैसे समन्वय आप इस रूप में बनाते हैं कि चूंकि एक उम्मीद लेके आते हैं कि हमें लीड करना है ना, क्योंकि शुरुआती तो एक समय के बाद ये सारे जो दीवारें हैं वो टूट जाती हैं, फिर आपके लिए महत्वपूर्ण ये होता है कि आप कितना सीख रहे हैं, चाहे बैक स्टेज हो ऑन स्टेज हो, लेकिन प्रारंभिक आकर्षण मंच का होता है। तो उनके बीच में कैसे आप समन्वय स्थापित करते हैं कि भाई ठीक है तुमको लीड करना है, तुम्हारा छोटा कैरेक्टर तुम्हारा बड़ा कैरेक्टर है। तो एक दर्शक ने ये प्रश्न पूछा है कि सर अगर इसका उत्तर दे, चूंकि शुरुआती दिनों में जिनको नहीं अवसर मिल पाता है, कहीं ना कहीं कुंठा मन में आ जाती है, निराशा आ जाती है, उनको कैसे हैंडल करते हैं? पहली बात, मैं कोशिश तो ये करता हूं हमेशा जी किसी को भी रिमार्केबल पात्र मिल जाए। जी, वो नहीं मिलता तो मैं कैसे समझाता हूँ। और कई बार तो बड़ा संकट झेला है, केवल बड़ों में नहीं, छोटे बच्चों की रंगशाला मतलब कार्यशाला में उनके माता पिता का भी विरोध झेला है। उनकी घटिया बचकाना अपेक्षाओं की पूर्ति न होने की वजह से जो मानसिक संत्रास मिला है उसको भोगा है कई बार, लंबा है। तो मैं क्या समझाता हूँ, अपने जीवन से समझाता हूँ, भाई मैं तो जो भी रोल मुझे मिलता है मैं उसी को लीड रोल मान लेता हूँ। अब बहुतों की समझ में ये बात नहीं आती है, लेकिन 3-4 बार जब कर लेते तो समझ में आती है। क्यों? मेरी जिंदगी के सबसे करीब कौन है, सबसे निकट कौन है, सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए कौन है? मैं हूँ। अब मैं आपको 5 मिनट के लिए दिखाई पड़ता हूँ या 2 घंटे के लिए लगातार दिखाई पड़ता हूँ, इससे मुझे क्या असर पड़ता है? अगर मैं अपने 5 मिनट दिखाई पड़ने वाले रोल के साथ उतनी गहराई से जुड़ा हूं जितने मैं खुद से जुड़ा हूं, तो वो अपनी पहचान बना के जाएगा। एक बाइक होती है, साइकिल होती है, साइकिल का ब्रेक शू दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ब्रेक शू नहीं होगा तो क्या होगा? क्या बात है। चेन की कड़ी पिन होती है, दिखाई नहीं पड़ती, एक पिन हट जाए जो दिखाई नहीं पड़ती, क्या होगा? क्या बात। तो भैया राइटर ने लिखा है तो उसकी भले ही कितना छोटा हो, उसकी वो अहमियत है जो चेन में पिन की होती है, वो अहमियत जता के चले जाइए, खत्म बात। वाह, ये महत्वपूर्ण ये है कि उस प्रक्रिया के दौरान, कार्यशाला के दौरान आप जब ये इंजेक्ट करते हैं बच्चों में, तो मुझे लगता है कि कम से कम उनके भीतर ये भावना, इस बच्चे को या बूढ़े को जो भी, इनको एक उत्तर और सप्लीमेंट्री दे देता हूँ कि भाई नाटक का कोई भी प्रशिक्षण, चाहे वो 3 महीने का हो चाहे 10 साल का हो, आपको परफेक्ट एक्टर बनाता ही नहीं है। वो क्या करता है? आपको जीवन का बेहतर विद्यार्थी बनाकर बाहर भेजता है। और विद्यार्थी तो जीवन भर चलेगा, नाटक आप जीवन भर करेंगे। उसी पर्टिकुलर 3 महीने के प्रशिक्षण में नाटक कर लेने की, मंच पर आ जाने की जिद क्यों है? क्या बात, ये क्या बात। फिर भी मैं वो जिद पूरी करने की पूरी कोशिश करता हूँ। जी। एक जो एक संकट सभी जूझ रहे हैं, और आज से नहीं बहुत लंबे समय से बहस चलती आ रही है कि रंगमंच जो है वो एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल हो रहा है। विशेष रूप से मैं अभी भी जो अकादमी के भी लोग हैं उनसे भी जब बात करता हूँ कि भाई सेकेंड ईयर में आगे क्या योजना है, मुंबई आएंगे, ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है, कोई गलत, लेकिन मैं बस आपसे ये समझना चाहूँगा कि रंगमंच जो सिर्फ रंगमंच करना चाह रहे हैं अपने शहर में जा करके, या इनफैक्ट यहाँ पर भी अगर करना चाह रहे हैं, तो क्या ये चूंकि 2-3 जो बेहतर विकल्प दिखते हैं, या तो आप एकेडमिक्स में चले जाएं या इस तरीके से, क्योंकि जैसे आपने एक संस्था बनाई है, सबके बस की बात नहीं होती है संस्था बनाना और चलाना, आप भी समझ रहे हैं, ये एक बड़ा जटिल कार्य है, बिना किसी जॉब के तो बहुत सारी मुश्किलें उसमें आती हैं। आपको फाइनेंसेस मैनेज करने हैं, आपको सब कुछ मैनेज करना है। तो ये एक रोजगार के रूप में आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या इससे कितनी मतलब जीविकोपार्जन चल सकता है, क्या हो सकता है? कठिन काम है जी, है ना। कवरा मतलब वो कहते हैं ना, जो घर फूंके आपनो चले हमारे साथ। जब इस प्रकार की मानसिक आपकी तैयारी है तब तो आइए। हाँ, रोजगार का साधन बन भी सकता है, लेकिन निश्चित नहीं। क्या साहित्य रोजगार का साधन हो सकता है? किताब आपकी बिक गई बहुत, कविता लिखना रोजगार का साधन थोड़ी हो सकता है।
वो तो पेंटिंग रोजगार का साधन थोड़ी हो सकता है। उस आपकी पेंटिंग छा गई, बिक गई, वो एक अलग बात है, लेकिन सुनिश्चित रूप से ऐसा हो पाएगा नहीं है। वैसे ही थिएटर के बारे में भी है, लेकिन संभावनाएं नित नई बनती चली जा रही हैं। और ठीक है, फिल्म में जाना बुरा थोड़ी है, क्यों वहां भी तो अच्छा बुरा काम होता है, थिएटर में भी अच्छा बुरा काम होता है। नहीं, इसमें सर मेरा प्रश्न ये था, जैसे बहुत सारे लोग जो छोटे शहरों से, शाहजहांपुर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, खैलाबाद, इन सब जगहों से निकल के आते हैं, कई बार चाहते हैं वापस अपने शहर में जाके काम करें। मैं खुद सिद्धार्थनगर जैसे छोटे से जनपद से ताल्लुक रखता हूँ। मैंने कोशिश की वहाँ पे बहुत कुछ करने की। हम लोगों ने नेशनल थिएटर फेस्टिवल भी किया, वर्कशॉप्स भी की, सब कुछ की, लेकिन हर शहर की अपनी एक सीमा है, वहाँ के फाइनेंसेस की अपनी सीमा है। आप जन सहयोग से कब तक कर पाएंगे, है ना? एक समय के बाद आपको भी लगता है कि थोड़ा सा अब ऊपर उठना चाहिए कि हम कैसे क्या करें, कि मतलब कब तक हम लोगों से मांगे और कब तक मांग मांग के करें ना। तो कई बार मुश्किल होती है, मतलब ये व्यवहारिक सत्य है। आप कुछ लोग लड़ते हैं, लड़के करते भी हैं, लेकिन चूंकि आपका एक इतना बड़ा अनुभव है, आप पूरा देश घूमते हैं, अलग अलग प्रांतों में जाते हैं, तो बस इसलिए समझना चाह रहा था कि क्या मतलब ऐसा आने वाला समय आप इस रूप में देख पा रहे हैं कि थिएटर का कॉमर्शियलाइजेशन कुछ ऐसा होगा कि रोजगार की कुछ संभावनाएं इसमें और महाराष्ट्र और बंगाल में है, लेकिन उसको कॉमर्शियलाइजेशन नहीं कहा जाएगा। थिएटर आर्टिस्टिक या कॉमर्शियलाइज, न फिल्म में ऐसा कोई बंटवारा होना चाहिए, न थिएटर में होना चाहिए, अच्छा या बुरा का बंटवारा होना चाहिए। लेकिन ये मानी हुई बात है कि थिएटर में रोजगार परकता का आ पाना अभी मैं बहुत कठिन देख रहा हूँ, और ना ही इस वजह से आना चाहिए। आपका पैशन है, आइए। अगर थिएटर से आपको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ना तो ये आपकी असफलता है, न थिएटर की असफलता है। बन जाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उत्तर भारत की जो परिस्थितियां हैं, जनमानस का जो जुड़ाव है, वो निकट भविष्य में ऐसी संभावनाओं का बहुत प्रत्यक्ष तो मतलब दर्शन नहीं कराता है कि रोजगार परक बनेगा। ये एक लेखक के तौर पे हमने आपको देखा है, आपने बहुत सारे 75 से ज्यादा नाटक आपने लिखे हैं। बीते दिनों आपका संग्रह प्रकाशित हुआ, उसके लिए भी आपको बधाई। और मैं ये जानना चाहूंगा, मतलब मैं क्या जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, उनके ही प्रश्न है, मैं अपनी तरफ से बस बोल रहा हूँ। नाटक लिखने की जो तैयारी है, बहुत डिटेल में तो नहीं, बस ब्रीफ में जानना चाहेंगे कि जो आप नाटक लिखने के पहले आप अपने आप को किस रूप में तैयार करते हैं, या सब्जेक्ट चुनने के पहले किस रूप में तैयार करते हैं? मैं तैयार नहीं करता, मेरे मन में सब्जेक्ट आता है जी, कोई भाव आता है जी, फिर क्योंकि काफी नाटक पढ़े हैं, नाटक का पढ़ना, नाटकों का देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा शिक्षक होता है। शिक्षक के सामने आप जो सीखते हैं, लेकिन नाटक पढ़ते समय आप खुद क्रिएटर की, संवेदनशील क्रिएटर की भूमिका, रिसीवर की भूमिका में आ जाते हैं। जब हम संवेदनशील रिसीवर होते हैं तो हमारे भीतर क्रिएटिविटी की संभावना या क्रिएटर बनने की संभावना अपने आप स्वाभाविक रूप से पैदा होती है। जिसने धरती पर पहले कहानी लिखी होगी, पहला नाटक लिखा होगा, पहली कविता लिखी होगी, पहला गीत लिखा होगा, कहीं से प्रशिक्षण थोड़ी लिया होगा, मन से उपजा होगा। हाँ, सलीका, क्योंकि वो तो एक टेक्निकल भी है, उसमें बिगिनिंग, मिडिल, एंड जैसे मोटे मोटे डिवीजन है, कथोपकथन है, और ग्राफ है, द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है ना, प्री क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स है, ये सारी टेक्निकल बातें आती हैं। और देखने से, लगातार पढ़ने से आप अपने भीतर शिल्प विकसित करते हैं, लेकिन विषय तो आपके भीतर पैदा होना चाहिए। वो आपकी संवेदनशीलता, आपकी कल्पनाशीलता, जब आपकी संवेदनशीलता, आपकी कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का सहारा पालेगी तो काम हो जाएगा। एक प्रश्न जो और भी हमारे दर्शक पूछे, और मेरा भी इसमें मतलब मेरी भी एक उत्सुकता है जानने की इसका उत्तर, कि हम लोग जब लखनऊ में टिकट रखते हैं किसी शो के लिए, क्योंकि सामान्य तौर पे एक नाटक की प्रस्तुति तैयार करना, प्रेक्षागृह को बुक करना और उसके बाद उसके प्रचार प्रसार में एक अच्छी धनराशि लगती है, तो उससे एक जो हम देख सकते हैं कि जो एटलीस्ट हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको वापस पाने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम टिकट शो करें। लेकिन यहाँ पे एक कल्चर ऐसा बन नहीं पा रहा है लखनऊ में, विशेष रूप से अगर हम बात करें लखनऊ रंगमंच की, कि टिकट शो अगर हो भी रहे हैं तो लोग खरीदते नहीं है। 100 रुपए के टिकट के लिए जुगाड़ के लिए फोन आने लगेगा। कई बार हम लोगों ने भी टिकट शोज रखे हैं, तो भाई पास कैसे मिल जाएगा बता दीजिए। 100 रुपए तो ऐसी चीज है कि आप बैठते हैं कहीं, दे सकने के बाद भी पास लोग, मतलब प्रॉपर चाय पानी भी आप 100 रुपए में नहीं कर सकते। तो मैं बस ये समझना चाह रहा था कि इसके पीछे की, आप चूंकि लंबे समय से लखनऊ में काम कर रहे हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी आप क्या समझते हैं? कि हम टिकट के लिए फिल्में देखने जाते हैं, हम 500 रुपए खर्च कर दे रहे हैं, आज की तारीख में अच्छी जगह जाइए 500 रुपए लग जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये 100 रुपए का जो मामला है, 100 रुपए 200 रुपए जो भी धनराशि हम कह लें,
जब यहीं पे हम कॉमर्शियल थिएटर आता है, कॉमर्शियल इन द सेंस कि हम मुंबई से या कहीं से हाँ, टीम कहीं जैसे से आ रेपेटवा जाता या है, इस तरह के जो हाँ। फेस्टिवल्स हो रहे हैं उसके लिए हम देने को तैयार है। हम्म। तो क्या आप इसमें प्रस्तुति को दोष देना चाहेंगे, प्रचार प्रसार को दोष देना चाहेंगे, या मतलब लोगों की एक साइकोलॉजी है कि लखनऊ का है तो उस स्तर का नहीं है जिसपे हम इतने पैसे लगा सकें, क्योंकि वही शो जब नॉन टिकटेड होता है तो हाउसफुल होता है, सीढ़ियां भरी होती हैं, वही शो जब टिकटेड हो जाता है तो पता चलता है कि सीट भरने में आपकी हालत खराब हो जाती है। तो आप इसको किस रूप में देख पा रहे हैं? बहुत बड़ी बात सर कहा करते हैं, दूसरे प्रांतों में या दक्षिण भारतीय प्रांतों में या बंगाल और आसाम में रंगमंच लोगों की सांस्कृतिक जड़ों में है। जिनकी सांस्कृतिक जड़ों में उनकी रचनात्मक भूख भी है, शताब्दियों से वहां रंगमंच है, तो जनमानस में इनहेरेंट एक थर्स्ट है थिएटर के प्रति जो उत्तर भारत में नहीं है, कई कारणों से। तो थिएटर का कॉमर्शियल या समाज का अभिन्न अंग न बन पाने के कई फैक्टर जो आप बता रहे हैं वो भी, और जो मैं चौथी बात ये बता रहा हूं कि वो लोगों के साथ एक अर्ज नहीं बन पाया। तो इसके लिए हम कहते हैं लंबे समय तक हमें संघर्ष करना पड़ेगा, बहुआयामी संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन समझौता नहीं करना पड़ेगा। कई बार लोग क्या कहते हैं, नहीं फिल्म का मजा थिएटर में दिखाना शुरू कर दो, वो आएंगे लोग, लेकिन फिर थिएटर कहाँ रहेगा। जैसे मैं आपके घर में आया थोड़ा जल्दी, आपने हलवा बनाया बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे हलवा पसंद नहीं है, मुझे खीर खानी है, मुझे खीर पसंद है, तो हलवे का तो आप खीर नहीं बना पाएंगे ना, खीर अलग से वो कहेंगे अरे सर तो ठीक है, मैं हलवे को बुरा नहीं कह रहा हूं। तो वही बात फिल्म और थिएटर में तो बड़े सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। उत्तर भारत में एक लंबी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, हमें प्रोडक्शन की गुणवत्ता भी बनानी पड़ेगी, और प्रोडक्शन की गुणवत्ता को दूसरे माध्यमों से दर्शकों के घर तक पहुंचाना पड़ेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो वो प्रेरित होंगे, है ना। तो है, संघर्ष है, बड़ी बात है, बड़ी लंबी लड़ाई है। तो आप जब नाटक करते हैं तो प्रचार प्रसार के लिए क्या माध्यम अपनाते हैं? मतलब दर्शक आपके क्या, मतलब कोई व्हाट्सएप ग्रुप है या मतलब अब कैसे? तो है, व्हाट्सएप ग्रुप है अब तो, और क्योंकि रंगकर्मियों की जमात बहुत बड़ी है तो खबर मिल जाती है कि उनके यहाँ, जैसे मेरे यहाँ कोई आर्टिस्ट काम कर रहा है, वो घर जा रहा है अपने, तो 10 लोगों को और बता रहा है, वो और उनको बता रहा है, और पता चल जा रहा है अच्छा उस दिन ये नाटक है, तो आ जाते हैं। टिकट रखना हमने भी कई बार किया, लेकिन उससे तो चाय पानी का खर्चा नहीं निकला। सही है। नहीं सर, मजे की बात ये है कि वही शो नॉन टिकटेड होगा, हाँ, तो सीढ़ियां भर जाती तो ये हैं। यहाँ समाज की फितरत है। वही मैं समझना चाह रहा था कि ये साइकोलॉजी में मेरी समझ से परे है। हाँ, बिल्कुल। मैं अपने शो की बात करूं सर, जब हम लोग शोज करते हैं नॉन टिकटेड तो सीढ़ियों पे बैठने की जगह नहीं होती है। बिल्कुल। वही शो जब टिकटेड हो जाता है मात्र 100 रुपए का टिकट, लेकिन ऐसी स्थिति आती है कि फिर आपको ये तनाव हो जाता है आखिरी में कि भैया एंट्री शुरू कर दो, भेज दो, जो खड़े छोड़ो टिकट, अब तो शो पहले हाउसफुल कर रहा है। हमारी सांस्कृतिक बौद्धिक जरूरत नहीं बन पाई। कभी कभी हमने सुना है कि मास्को में बस स्टैंड पे खड़े लोग इंतजार करें तो मैगजीन निकाल लेते हैं, कोई किताब निकाल लेते हैं, उनकी अर्ज है, लगाव है। ऐसा लगाव थिएटर से पैदा हो, उनके साथ पैदा होगा, तभी वो टिकट लेके भी उतने ही लोग आएंगे जितना बिना टिकट के आते थे। बल्कि 1-2 लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं टिकट रखा करिए, अब वो 5000 में एक आदमी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सेगमेंट भी यहाँ समाप्त होता है और हम बढ़ेंगे अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है चलते चलते। तो आखिरी हमारा सेगमेंट सर, जिसका नाम है चलते। और चलते इसलिए क्योंकि आप जिस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कुछ अगर हम सुन सकें आपकी जुबान से तो बड़ा अच्छा होगा। रंगकर्म में तो हमने बहुत सारी बातें की, रंगमंच में बहुत सारी बातें की, लेकिन हम जानते हैं कि आप रचनाएं बहुत उम्दा लिखते हैं, कविताएं बहुत उम्दा लिखते हैं। तो नाटक के इस पूरे शो के आखिरी पड़ाव पे हम चाहेंगे कि अगर आप द्वारा लिखित कोई कविता हम सुन सकें। अच्छा हुआ आपने ये कहा मुझसे, मैं तैयारी से आया था, डर रहा था कहीं आप कोई नाटक का अंश सुनाने को ना कहे तो उसके लिए बहुत सा, वो आप समझते भी हैं कि एकदम से तैयार करना मुश्किल होता है। तो मैं
पहले से एंटिसिपेट करके अपनी पुरानी एक डायरी ले आया हूँ। जी उस दौर में मैंने 1982-83 से लेकर 95 तक या उससे पहले तक कुछ 40-45 कविताएं लिखी थी। जी भारतेंदु नाट्य अकादमी के सिलेक्शन के समय, इंटरव्यू के समय मैंने एक कविता सुनाई थी। हालांकि वो इसमें नहीं सुना रहा हूँ मैं, जी इसमें दूसरी सुना रहा हूँ। बड़ी अजीब सी है, मतलब ये मेरा काव्य कौशल नहीं है, जी लेकिन इससे ये परिचय मिलेगा कि मैं किन विषयों पर सोचता हूँ। जी वो नाटक में भी है, जी तो वो विषयों में मैं भीतर कितना अपने आप को मथता हूँ, तब नाटक जैसा कुछ काम में उसका योगदान दे पाता हूँ। बड़ा अजीब सा आपको लगेगा। जी मैंने ये लिखी थी कविता, एक में सुना रहा हूँ। 10 अप्रैल 1990 को आहा रात के 10:30 बजे से लेकर 12:15 बजे तक मैं इसको पूरा कर पाया। 32 साल पुरानी रचना हाँ, है। जी क्या बात, वो मैं सुना रहा हूँ आपको। नाम है इसका दिग्विजय, क्या बात। मतलब पूरा दिग्विजय कर लेना। जी जी जन्म, अब ये काल्पनिक है, जी कुछ कहने के लिए हमें कल्पना में जाना पड़ता है। जी गणित में भी हम लोग ऐसा करते हैं, माना आ के पास ब रुपये हैं, जी तो जब गणित में ऐसा करते हैं, न अ आदमी होता है, न ब रुपये होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, जी। तो चलिए। जन्म लेते ही मुझे भेज दिया गया गुरु के आश्रम में। गुरु ने कहा सब निसार है, अधोमुखी विकास में उन्मत्त संसार है। तुम समर्थ हो, जाओ सार्वभौम अधपतन से युद्ध करो, जाओ दिग्विजय करो। क्या बात। विजयी भाव का वरदान पाकर मैं दिग्विजय कर ज्यों लौट आया। अब वो बहुत बड़ा चैप्टर हो गई दिग्विजय। जी दिग्विजय से लौटकर ज्यों अपने घर के द्वार पर पहुंचा, देखा भीतर कोई उत्सव चल रहा था। अप्सरा के श्रृंगार में मां चहक रही थी और पिता गौरवान्वित झूम रहे थे। क्या बात। अप्सरा के श्रृंगार में मां चहक रही थी, पिता गौरवान्वित झूम रहे थे। मैं उल्टे पैरों भाग गुरु के चरणों में जा गिरा। गुरुदेव, मेरी रक्त वाहिनी में रक्त जैसे जमा हुआ है, मेरे मांस का एक एक रेशा जैसे सड़ा हुआ है। बताइए गुरुदेव, मुझे ऐसा क्यों लगता है? गुरुदेव बोले, मैं क्या जानूं, जाओ पिता से पूछो। जी मैं दौड़ते दौड़ते बदहवास सा घर पहुंचा। डरते डरते पिता से पूछा, पिता, मेरी रक्त वाहिनी में रक्त जैसे जमा हुआ है, मेरे मांस का एक एक रेशा जैसे सड़ा हुआ है। बताइए पिता, मुझे ऐसा क्यों लगता है? पिता बोले, मैं क्या जानूं, जाओ मां से पूछो। मैं बिलख बिलख कर किसी तरह मां कहने की इच्छा जुटा कर मां के पास पहुंचा। मां, बताओ, मेरी रक्त वाहिनी में रक्त जैसे जमा हुआ है, मेरे मांस का एक एक रेशा जैसे सड़ा हुआ है। बताओ मां, तुम्हें तो मालूम होगा, तुमने मुझे जन्म दिया है। मां बोली, बकवास बंद करो, खाना खा लो, मुझे सोने दो, मैं थक गई हूं नाचते नाचते। ये आज के जमाने का, जब लिव इन रिलेशनशिप में लोग रहने लगे हैं, तब का मैंने फोरसाइट में देखा था। एक कविता और सुनाऊं। मैंने बच्चों के लिए बहुत काम किया है। चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप में मेरा नाम लिया जाता है बच्चों के रंगमंच के लिए। तो मैंने 2 तरह के बच्चों का देखा ही दुनिया में। बच्चे जो भी हैं दुखी हैं, चाहे वो अमीर घर के हों चाहे गरीब घर के हों। जो मैंने थिएटर वर्कशॉप में, मैंने अनाथालय में भी वर्कशॉप करी है, चिल्ड्रन होम में भी वर्कशॉप करी है, IAS और बड़े बड़े व्यापारियों के बच्चों के साथ भी वर्कशॉप करी है। किन किन से वास्ता मेरा पड़ा है। बच्चे, शीर्षक है बच्चे, घर में हो या बाहर हो, पार्क की मखमली घास पर करते हो किल्लोल, या लावारिस मैदान में पड़े कूड़े के ढेर पर बीनते हो प्लास्टिक की थैलियां। खुले सीवन के ठीक बगल में पानी के लिए लगी लंबी लाइन में धक्का मुक्की और गाली गलौज करते गिरते पड़ते कीचड़ में सनते बच्चे, या कार की पिछली पूरी सीट पर स्कूल बैग और मिनरल वाटर की बोतल के साथ स्कूल ले जाए जाते बच्चे। चिथड़ा टाट की छत से झांक कर आधी रात को तारे गिनते बच्चे, या
एसी कमरे में डनलप के गद्दों पर जबरदस्ती सुलाए जाते बच्चे, भरी दोपहर बासी रोटी को क्रीम रोल जैसा बनाकर चबड़ चबड़ खाते मजदूर बच्चे, या सुबह 6 बजे विदेशी टॉनिक गिलास भर दूध पी जाने को मजबूर बच्चे, बीमार बापू की दवा के लिए मालिक के सामने गिड़गिड़ाते मजदूर बच्चे, या छींक आने पर पूरे बदन में आया से विक्स मलवाने को मजबूर बच्चे। जिधर देखो इस दुनिया में मजदूर बच्चे, मजबूर बच्चे। क्या बात, भाई चलिए भाई, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। तो ये कविता मैं आज पहली बार आपको सुना रहा हूँ। देखिए तो भाई इनके आधार पर नाटक लिखता रहा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम अपने शो के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमारे अनुरोध को स्वीकार करके आपने कविता सुनाई, उसके लिए धन्यवाद। बहुत ही उम्दा, मेरे लिए राहत का काम हो गया कि कोई नाटक का अंश नहीं सुनाना पड़ा। हम खुद ही कोशिश करते हैं सर कि ये, चूंकि मुझे पता है एज एन एक्टर भी कि बड़ा मुश्किल होता है उस प्रोसेस में जाना, और जो ऐसी बातचीत हो रही है उसमें मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मैं अपने गेस्ट को इस तरह से परेशान करूं। और वो जो एक प्रोसेस है उसमें जाने के लिए कहीं ना कहीं आपको भी वक्त लगता है, और सभी को जरूरत होती है। तो ये आपकी रचना है, इसको सुन करके हमें बहुत प्रसन्नता हुई, धन्यवाद। और हम अपने शो के आखिरी पड़ाव पे हैं, बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर। ये जो पूरा हमारा कॉन्सेप्ट है द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजित से, हम कोशिश करते हैं कि कुछ अलग तरीके से जो जीवन के ऐसे किस्से हैं जो कहीं हमारे जीवन में दब जाते हैं, उनको निकाल के लाया जाए। ये जो पूरा प्रयास था, इसके बारे में अगर आपके विचार हम जान सके। आपका जो प्रयास है, ये शो का पूरा कॉन्सेप्ट जो है, मैं कहता हूँ जो हम नहीं कर पा रहे हैं, हमसे जो छूटा जा रहा है वो आप कर रहे हैं। और आप हमें, मुझे बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, आप एक लंबे श्रम से थके आदमी को संजीवनी बूटी दे रहे हैं। कई विडंबनाओं और या उलटबाजियों से हताहत व्यक्ति को आप फिर से जन्म दे रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? और अपने उस अंदाज में जो बाकियों से छूटा जा रहा है। बस तो मैं आपको नमन कर, आप मुझसे बहुत छोटे हैं लेकिन मैं नमन करता हूँ आपको। थैंक यू सो मच। आपने बहुत उत्साह बढ़ाया हम लोगों का, इतना अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक आखिरी चीज जानना चाहूंगा आपसे, हमारे जो इतने सारे दर्शक देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसको देखने के बाद रंग कर्म के प्रति उनका आकर्षण थोड़ा और बढ़ेगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो आपके नाम से सभी निश्चित तौर पे परिचित हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। रंगमंच के जो अभी एस्पिरेंट्स हैं उनके बारे में मैं चाहूंगा अगर कोई संदेश आप उनके लिए देना चाहें। हाँ, संदेश बहुत अच्छा कि संदेश देना थोड़ा जरूरी भी है। इसलिए मैं दूसरी कला विधाओं में देखता हूं तो उसमें उसके जानने सीखने वालों की मनोवृत्ति और होती है, रंगमंच को जानने के लिए जो आ रहे हैं उनकी मनोवृत्ति और होती है। मैंने देखा है 8-8 साल के बच्चे गायन वादन या नृत्य के 8-8 साल के कोर्स में एडमिशन लेते हैं। क्या उसमें वो जॉब की सोचते होंगे? उसमें वो भविष्य में मिलने वाले प्रोग्राम की, देश विदेश के टूर के बारे में सोचते होंगे? नहीं। जिसमें वो साधता है तो फिर वो पूर्णतः वहां होता है। जिसमें गुण की एक ताल में वो कहता है इन्हें तत्कार सिखाता है कथक गुरु, तो बच्चा पूरा का पूरा मनसा वाचा कर्मणा वहां होता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य रंगकर्मी का उस उम्र में इसका प्रशिक्षण ही नहीं होता। प्रशिक्षण होता है 18, 19, 20 साल के बाद शुरू होता है। तब तक बच्चे के भीतर किशोर हो जाता है, दुनिया के का वैभव, चाक्षुष वैभव जो है वो उसके भीतर जड़ें जमाने लगता है और उसकी मानसिकता को ग्रस लेता है। वो रंगमंच में प्रशिक्षण लेने भी आता है तो कुछ पाना होता है उसके लक्ष्य में, जानना नहीं होता। ठीक है, ये हमारी मजबूरी कि हमें प्रशिक्षण बाद में मिलना है, लेकिन जानना, गहरे उतरने के लिए आओ यहाँ, पाने की बात बाद में, उसको काट के आओ। बिल्कुल ये तपस्या है, ये अग्निकुंड है। वो कहते हैं ना ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। मैं इसको कहता हूँ ये रंगमंच नहीं इतना आसान, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। इस अगर इस मतलब शिद्दत से आओगे तो पाना तो हो ही जाएगा। जानने के बीच में पाने की लालसाएं रंगीन धुंध नहीं होनी चाहिए। बस ये समझ लेना तो फिर हो जाएगा, लेकिन गारंटी नहीं। गारंटी नहीं।
बड़ी रोचक जीवन यात्रा है सर आपकी, और ये यात्रा यूं ही रोचक बनी रहे। आप इसी ऊर्जा के साथ आने वाले कई दशकों तक इस समाज को जो ये रंग कर्म की शिक्षा है वो देते रहें, और आपकी उम्दा प्रस्तुतियों से हम सभी लाभान्वित होते रहें, उससे सीखते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ हम इस पूरे इस इंटरव्यू को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और हमारे इस कार्यक्रम को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, इसका क्रेडिट आप ही को जाता है। धन्यवाद।